हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एंड ऑफ वर्ल्ड की एपिसोड 1 के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में महामारी फैलने के बाद का सीन दिखाया जाता है। तो ये सीन हमारा फ्यूचर से दिखाया जा रहा है। फ्यूचर के बाद हमारे प्लेनेट अर्थ की ये वाली हालत हो जाती है जो कि इस वक्त दिखाई जा रही है। सारे का सारा आसमान सुरख हो चुका है। तो यहीं पर एक इंसान को दिखाते हैं जो कि हमारी सीरीज का हीरो होने वाला है। तो हमारा हीरो काफी ज्यादा जख्मी होता है और बुरी हालत में होता है, जबकि वो वहीं पर जंगल के अंदर भाग रहा होता है। न सिर्फ आसमान बल्कि आसपास की हवा का रंग भी सुरख हो चुका है। हमारा हीरो यहाँ पर किसी से डर कर भाग रहा होता है और वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं उससे बच पाऊंगा। बाकी के सारे टीममेट्स मारे जा चुके हैं। उसी वक्त उसे कुछ महसूस होता है जैसे कि उसके पीछे कोई गुजरा है। जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और कहता है मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो, चलो जल्दी से बाहर निकल आओ। लेकिन पीछे उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और वहाँ पर बहुत ज्यादा शांति होती है और उसे किसी किस्म की कोई भी आवाज नहीं आती। लेकिन जैसे ही वो अपनी दूसरी तरफ देखता है तो उसी वक्त वहाँ पर एक मॉन्स्टर अपीयर होता है। उसी के साथ ही हमारा हीरो एक जबरदस्त चीख मारता है और उसके इस चीख मारने के साथ ही वो मॉन्स्टर जब उसके ऊपर अटैक करता है तो वहीं पर जख्मियों का नीचे गिर जाता है। तो हमारा हीरो वहीं पर गिरने के साथ ही कहता है क्या यही वर्ल्ड का एंड है, क्या यही मेरा अंत है, क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और जैसे ही वहाँ पर मरने के बाद उसकी आंखें बंद होती हैं। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन ऑफिस में चला जाता है जहाँ पर हमारा हीरो एक दूसरी बॉडी के अंदर से रीइंकारनेट हो जाता है, जैसा कि हमेशा सीरीज में होता है। हमारा हीरो मरने के बाद एक नई बॉडी के अंदर रीइंकारनेट होता है और उस बंदे की मेमोरीज भी उसके पास पहले से ही होती हैं। तो हमारा हीरो अपने ऑफिस में बैठा होता है और उसके सामने डेस्क के ऊपर बहुत सारी फाइल्स पड़ी होती हैं। तो वहीं पर बैठे बैठे वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, जिसकी वजह से उसके चेहरे से बहुत सारा पसीना बह रहा होता है। उसका एक दोस्त आके बढ़ता है और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो। तो हमारा हीरो जल्दी से उठता है और वहीं से कंप्यूटर के माउस को पकड़ता है, अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है और कंप्यूटर के माउस की केबल भी टूट जाती है। उसके सामने जो वर्कर खड़ा होता है, जो उसका कोलीग है, वो काफी हैरान हो जाता है और उसे कहता है किंजू ये तुम्हें क्या हुआ, क्या इस माउस के साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी है, तुमने तो इस माउस की केबल को भी तोड़ दिया है, आखिर तुम इतने गुस्से में क्यों हो, हमेशा ही बॉस तुम्हें इतना काम करने को देते हैं। तो हमारा हीरो अब जिस बॉडी के अंदर है, इस बॉडी का नाम किंजू है। किन अपने हाथ की तरफ देखता है तो वाकई में उसके हाथ में कंप्यूटर माउस होता है। वो कहता है ये तो कंप्यूटर माउस है। फिर वो अपने आसपास देखता है और कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है। वो वहाँ पर अपने कोलीग से पूछता है इस वक्त कौन सा समय चल रहा है। उसका मोटा कोलीग उसे कहता है लगता है कि आज तुम्हें कुछ ज्यादा ही भूख लगी है, अभी लंच का टाइम नहीं हुआ, अभी लंच का टाइम होने में काफी टाइम है, अभी तो सिर्फ 10:30 हुए हैं। किन जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे कॉलर से पकड़ते हुए कहता है बेवकूफ कहीं के, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये कौन सा साल चल रहा है। उसकी कोलीग दोस्त उसे कहती है किन लगता है कि आज तुमने अपनी मेडिसिन नहीं ली, क्या तुम्हें ये भी याद नहीं है इस वक्त 2019 चल रहा है। उसके बाकी के कोलीग भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं किन तो वाकई में पागल हो गया है, लगता है कि बॉस ने इसको कुछ ज्यादा ही काम करने को दे दिया है। तो ऊपर से लगता है ये रीइंकारनेशन वाले नॉवेल्स कुछ ज्यादा ही पढ़ रहा है, इसे लगता है कि ये दोबारा से रीइंकारनेट हुआ है और ये अचानक हमसे पूछ रहा है कि कौन सा समय चल रहा है, जैसे कि ये पास्ट से यहाँ पर आया हो या फिर फ्यूचर से यहाँ पर आया हो। किन अभी उसी मोटे लड़के के कॉलर को पकड़ कर ही खड़ा होता है कि उसी वक्त बाहर की खिड़की से वो बाहर का सीन देखता है। आसमान के ऊपर सुरख रंग नजर आता है। वो खिड़की में जाकर खड़ा हो जाता है। कहीं पर इनके बॉस की एंट्री होती है। बॉस सीधा आता है और किन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है किन मैं यहाँ पर तुम्हें काम करने के पैसे देता हूँ, यहाँ पर खड़े होकर नजारे लेने के नहीं। चलो जल्दी से अपनी सीट पर वापस बैठो और अपना काम खत्म करो। अगर तुम जल्दी से अपनी सीट पर नहीं जाकर बैठोगे तो मैं तुम्हारी सैलरी कट ऑफ करूंगा। किन जो कि पहले से काफी ज्यादा गुस्से में होता है, जैसे ही बॉस उसके कंधे पे हाथ रखता है वो उसके हाथ को पकड़ता है और सिर्फ एक ही हाथ के साथ उसे उठाकर ग्राउंड पर पटक देता है। उसके बाकी के सारे कोलीग्स भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। किन सोच रहा होता है इस वक्त 2019 चल रहा है, एंड ऑफ वर्ल्ड की शुरुआत भी 2019 में हुई थी, जबकि बॉस वहीं पर नीचे गिरने के बाद अपने सर को पकड़कर बैठा होता है और कहता है तुम्हें मुझे इतने जोर से पटकने की क्या जरूरत थी, अगर तुम्हें काम नहीं करना तो मत करो। किन कहता है इस वक्त आसमान के ऊपर सुरख रंग नजर आ रहा है, इसका मतलब सबकी शुरुआत हो रही है और मुझे लगता है कि आज अप्रैल 1 है। इसका मोटा दोस्त उसे कहता है किन अगर तुम यहाँ पर अप्रैल 1 को हम सभी को अप्रैल फुल बनाना चाहते हो तो ये कुछ ज्यादा ही हो गया, तुम्हें कम से कम बॉस को उठाकर पटकना नहीं चाहिए था। किन उन सभी की बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है और जाने से पहले उन सभी से कहता है तुम सभी लोग जल्दी से अपने घर चले जाओ और जाकर अपनी फैमिली को आखिरी बार देख लो, क्योंकि उसके बाद देख नहीं पाओगे, क्योंकि एंड ऑफ वर्ल्ड की शुरुआत हो चुकी है। किन वहाँ पर अपने ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकल आता है और यहीं पर सुरख आसमान की तरफ दिखाते हैं। किन कहता है हमारे फ्यूचर में उन सारे रिकॉर्ड्स को पढ़ने के बाद हमारे साइंटिस्ट ने अपने रिकॉर्ड्स में लिखा था कि इस सभी की शुरुआत अप्रैल 1 के दिन से हुई थी, जब आसमान के ऊपर सुरख रंग दिखाई दिया गया था। आसमान के ऊपर सुरख रंग के बादल थे और उन सुरख रंग के बादलों के अंदर से खून की बारिश हुई थी। हालांकि आसमान से खून की बारिश होना ये एक बहुत ही अजीब घटना थी, लेकिन फिर भी इंसानों को पहले इस बात की समझ नहीं आई कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है और आसमान से सुरख रंग की बारिश क्यों हो रही है। इन इंसानों को इस बारे में नहीं पता था उस बारिश के साथ साथ तबाही आने वाली है। उस बारिश के अंदर एक वायरस था, एक ऐसा वायरस जो कि एक ऐसी बीमारी फैला सकता है जैसी बीमारी इंसानियत ने पहले कभी न देखी हो। हालांकि राइटर
राइटर ने ऐसा लिखा है, लेकिन हम सभी लोग रेजिडेंट इवल में ये सब कुछ देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर स्टोरी कुछ थोड़ी बहुत अलग है। बाकी सभी सीरीज में तो ज़ॉम्बीज को बनाने वाले वायरस वो ह्यूमन मेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर आसमान से खून की बारिश हो रही है और जिसके ऊपर भी वो खून की बारिश पड़ी थी, यानी कि पानी पड़ा था बारिश का, वो सभी इस वायरस के साथ इन्फेक्टेड हो गए। जैसे जैसे उनके ऊपर बारिश का पानी पड़ा वो वहीं पर नीचे गिर गए और वहीं पर मर गए और मरने के फौरन बाद ही वो दोबारा से उठ खड़े हुए। तो यहीं से ज़ॉम्बीज का जन्म हुआ। सारी की सारी इंसानियत जो कि उस वक्त ब्लड की बारिश में भीग गई वो ज़ॉम्बीज बन गई। लेकिन ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। ज़ॉम्बीज अपने आप को इवॉल्व कर सकते थे। इवॉल्व होने के बाद मॉन्स्टर्स बन सकते थे। एक इंसान पहले ज़ॉम्बी बनता है और उसके बाद वो दूसरों को खाता है तो वो अपने आप को इवॉल्व करके एक मॉन्स्टर बन जाता है जो कि ज़ॉम्बी से बहुत ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंस वाला है और इंसानों को खाता है। इन सारे ज़ॉम्बीज और इन म्यूटेंट मॉन्स्टर्स ने हमारी इस दुनिया को हेल बना दिया। इससे हमारे एंड ऑफ वर्ल्ड की शुरुआत हुई। तो किन चलता हुआ जैसी बाहर के दरवाजे के पास पहुंचता है, इसी वक्त एक बंदा अपने कान के साथ फोन लगाए उसके पास से गुजरता है और उसे कहता है तुम दरवाजे में रास्ता ब्लॉक करके क्यों खड़े हो, साइड पर हटो। और वो उसके पास से आगे गुजर जाता है। तो साथ ही वो किसी से बात कर रहा था और उसे कह रहा होता है मैं बहुत ही जल्दी आपकी कंपनी में पहुंचने वाला हूँ। किन उसकी तरफ देखता और कहता है ये बंदा यहाँ पर अपने कान के साथ किसी डिवाइस को लगाकर किसी के साथ बात कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए इसी तरह के डिवाइसेस को यूज किया जाता है। वो अपनी जेब में हाथ डालता और कहता है लगता है कि इस तरह का एक डिवाइस मेरी जेब में भी है। तो वो अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालता है। हो सकता है कि फ्यूचर में इनके पास मोबाइल्स ना होते हों, इसी वजह से ये मोबाइल को सिर्फ कम्युनिकेशन डिवाइस कह रहा है। वो उस मोबाइल को खोलने के बाद कॉन्टेक्ट लिस्ट को चेक करता है तो उसके अंदर एक नंबर होता है जिसके ऊपर जाओजू लिखा होता है जो कि किन की छोटी बहन का नंबर है। किन कहता है जिस बंदे की बॉडी के अंदर इस वक्त मैं हूँ इसकी एक छोटी बहन है जिसका नाम जाओजू है, कि सारी मेमोरीज मेरे पास है। उसी वक्त उसे याद आता है कि जाओजू इस वक्त स्कूल में है और उसी वक्त उसे एक जोर का झटका लगता है और उसके हाथ से मोबाइल गिर जाता है। किन कहता है लगता है जी जिसकी बॉडी है मेमोरीज भी उसी की हैं और ये उसी की छोटी बहन है और अब जबकि मैं इस लड़के की बॉडी में हूँ तो मुझे इसकी बहन को बचाना पड़ेगा। वो जल्दी से नंबर पे कॉल मिलाता है। इसी तरफ से जाओजू कॉल को पिक करती है जो कि इस वक्त स्कूल में है। वो उसे कहती है ब्रदर तुम मुझे इस वक्त कॉल क्यों कर रहे हो, मैं इस वक्त अपनी क्लासरूम की तरफ जा रही हूँ। किन उसे कहता है जाओजू जल्दी से घर वापस चली जाओ। जाओजू अपने भाई से कहती है ब्रदर क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, तुम मुझे अचानक से घर जाने का क्यों कह रहे हो। किन उसे कहता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से घर वापस चली जाओ। मैं जहाँ पर तुम्हें सारी बात एक्सप्लेन नहीं कर सकता लेकिन तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँचना होगा। जाओजू से कहती है ठीक है भाई, पहले मैं अपनी ये वाली क्लास खत्म कर लूँ, इस क्लास के खत्म होने के बाद दोपहर के वक्त मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। किन उसे कहता है ठीक है, अपनी एक क्लास को खत्म करने के बाद दोपहर के वक्त ही हाफ लीव लेने के बाद अपने घर चली जाना। जाओजू भी कॉल कट होने के बाद सोच रही होती है आखिर मेरे भाई को अचानक क्या हो गया, वो मुझे जल्दी से घर जाने का क्यों कह रहा है। जाओजू भी वहीं पर खड़ी होती है कि उसी वक्त उसकी दोस्त उसके पास आती है। उसकी दोस्त काफी ज्यादा बीमार होती है। जाओजू उसकी तरफ देखती है और कहती है जाओटिंग तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। जाओटिंग उसे कहती है पता नहीं क्या हुआ, सुबह जब मैं उठी थी तो हमारे इलाके में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी तो उस बारिश के पानी से मैं भीग गई थी, मुझे लगता है कि बारिश के पानी की वजह से मुझे ठंड लग गई है। जाओजू उसके माथे पे हाथ रखती है और कहती है तुम्हारा माथा तो तप रहा है, तुम्हें तो बहुत ही तेज बुखार है, चलो मैं तुम्हें इन्फर्मरी रूम में लेकर चलती हूँ जहाँ पर डॉक्टर तुम्हारा चेकअप करेगी। फिर वो अपनी दोस्त जाओटिंग को अपने साथ लेकर इन्फर्मरी रूम में चली जाती है डॉक्टर के पास। और दूसरी तरफ किन का सीन दिखाते हैं, वो अभी भी आसमान की तरफ देख रहा होता है। किन कहता है आसमान के ऊपर बहुत सारे रेड कलर के बादल छा चुके हैं और बहुत ही जल्दी ब्लड की रेन होने वाली है, मुझे इस रेन के होने से पहले पहले अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। किन कहता है तो सबसे पहले तो मुझे खाना इकट्ठा करना होगा। वो सामने एक मॉल के अंदर जाता है और वहाँ से जितना खाना उसे मिलता है वो सारा अपनी ट्रॉली में रख लेता है। फिर उसके बाद वो कहता है अब मुझे अच्छे से वेपन्स की भी तलाश होगी। वहीं पर उसे एक टूटा हुआ रोड मिलता है। वो कहता है ये वाला वेपन ठीक रहेगा। वो अपने हाथ में उस रोड को पकड़ लेता है। किन कहता है फिलहाल मेरी बॉडी बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी है, लेकिन जिस वक्त से मैं यहाँ पर आया हूँ उस वक्त मेरे पास म्यूटेंट पावर्स थी। सिर्फ मेरे पास बल्कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे इंसान थे जिनके पास म्यूटेंट होने के बाद काफी सारी सुपर स्ट्रेंथ आ गई थी और मॉन्स्टर्स भी वो भी म्यूटेंट बन सकते थे। और एक ज़ॉम्बी जो कि म्यूटेंट मॉन्स्टर बन जाता है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है और उसका सामना करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी इन ज़ॉम्बीज के हाथों मरते हुए देखा है। यहाँ तक कि मैंने अपनी फैमिली को अपनी फैमिली के लोगों के हाथों मरते हुए देखा है, क्योंकि एक बार जब वो ज़ॉम्बी बन जाते हैं तो वो लोग नहीं देखते कि वो किसको मार रहे हैं, चाहे वो अपनी बेटी को या फिर अपने बेटे को ही मार डाले। किन कहता है लेकिन मुझे लगता है कि मुझे गॉड ने एक दूसरा चांस दिया है, इस वक्त मैं दोबारा से रीइंकारनेट हुआ हूँ। महामारी फैलने के 100 साल पहले के वक्त में भी एंड ऑफ वर्ल्ड की शुरुआत हो रही है। इस महामारी फैलने की शुरुआत हो रही है। मुझे लगता है कि इस बार मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो कि अपने फ्यूचर में नहीं कर पाया। इससे पहले कि वो सारे ज़ॉम्बीज इवॉल्व होने के बाद मॉन्स्टर्स बन जाएं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं और वो म्यूटेंट हो जाएं, उससे पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, क्योंकि अब मेरे पास अगले 100 साल की पूरी नॉलेज है। अपने मेथड्स को यूज करते हुए अपने प्यारों को प्रोटेक्ट करना होगा। फिर किन अपने हाथ में उस लोहे की रॉड को पकड़कर बाहर आ जाता है। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान परेशान होते हैं क्योंकि
क्योंकि आसमान पूरी तरह से लाल हो चुका है। वो सारे लोग आसमान की तरफ ही देख रहे होते हैं। उसी वक्त आसमान से पानी गिरना शुरू हो जाता है, यानी कि ब्लड की बारिश शुरू हो चुकी है। उनमें से एक कहता है ये पानी तो काफी ज्यादा हॉट है, यानी कि ये मेरी स्किन को जला रहा है। किन कहता है ये तो स्टार्ट होने वाला है। साथ ही उन सारे लोगों की नजर किन पर भी पड़ती है कि उसके हाथ में एक लोहे का रॉड होता है। वो कहते हैं लगता है ये कोई पागल है, चलो इससे दूर रहते हैं, कहीं ये हमारे ऊपर अटैक न कर दे। आसमान की तरफ देखता और कहता है ब्लड की बारिश तो शुरू हो चुकी है, एंड ऑफ वर्ल्ड की शुरुआत हो गई है, मुझे अपने आप को इससे बचाना होगा। तो हम लोग अब आगे देखेंगे कि किन अपनी बहन जाओशू को कैसे बचाएगा और जितने भी पावरफुल म्यूटेंट ज़ॉम्बीज आने वाले हैं उन सभी का मुकाबला कैसे करेगा। क्या ये इस महामारी का कोई इलाज ढूंढ पाएगा, क्योंकि इसे फ्यूचर से पास में भेजा गया है रीइंकार्नेट करने के बाद। इस बार ये अपनी फैमिली को बचा पाएगा या नहीं, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एंड ऑफ वर्ल्ड की सेकंड एपिसोड के साथ हाजिर हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। और रिवेंज सीकर वाली के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि उसके चैप्टर्स हफ्ते में अब सिर्फ 2 से 3 ही रिलीज हो रहे हैं। जैसे ही उसका चैप्टर रिलीज होता है मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि अब उसके चैप्टर नए रिलीज हो रहे हैं। पहले से रिलीज हो चुके सभी मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसलिए बार बार उसके बारे में कमेंट करके मत पूछें। तो एंड ऑफ वर्ल्ड की फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था किन, जो कि हमारी इस सीरीज का हीरो है, वो 100 साल आगे फ्यूचर से वापस आया है महामारी फैलने से पहले के वक्त में। जिस वक्त वो आया है उसी दिन इस महामारी की शुरुआत होने वाली है। आसमान के ऊपर सुरख रंग के बादल छाए हुए हैं और बहुत ही जल्दी ब्लड की बारिश होने वाली है। इसी ब्लड की बारिश के साथ ही इंसानों के अंदर एक वायरस फैल जाएगा, जिससे वो सारे ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। किन अपने लिए सारा सामान पैक कर लेता है और अपने हाथ में एक लोहे का रोड भी पकड़ लेता है, जो कि उसने अपने लिए वेपन रखा है। वो कहता है मुझे जल्दी से जल्दी अपने घर वापस पहुंचना होगा। ये बॉडी जिस लड़के की है उसकी बहन जाओशू इस वक्त स्कूल में है, वो घर पहुंच चुकी होगी क्योंकि मैंने उसे पहले कॉल की थी। इस एपिसोड की शुरुआत में वो एक टैक्सी में बैठ जाता है और टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। टैक्सी ड्राइवर उसे कहता है क्या तुमने देखा आसमान से जो बारिश हो रही है वो सुरख कलर की है, जैसे कि खून की बारिश हो रही हो, और आसमान का रंग भी लाल हो चुका है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। किन उसे कहता है मुझे मेरे घर पर छोड़ने के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से अपने घर वापस चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जल्दी ट्रैफिक जैम होने वाला है और तुम्हें वापस पहुँचने तक रास्ता नहीं मिलेगा। इतनी जल्दी हो सकता है अपनी फैमिली के पास वापस पहुँच जाना। और फिर साथ ही वो अपना मोबाइल निकालता है तो उसे जाओशू की कॉल आती है। वो जाओशू से कहता है जाओशू तुम अभी तक स्कूल में क्या कर रही हो, क्या तुम अभी तक घर नहीं पहुँची? मैं अभी टैक्सी में तुम्हारे स्कूल की तरफ ही आ रहा हूँ, मैं तुम्हें वहीं से पिकअप कर लेता हूँ। जाओशू से कहती है मैं घर ही जाने वाली थी, लेकिन अचानक मेरी दोस्त जाओटिंग, उसको बहुत ज्यादा बुखार था तो मैं उसे यहाँ पर इन्फर्मरी में लेकर आई हूँ डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए। इसी वक्त मैं उसके पास ही बैठी हूँ। ये बात सुनते ही किन बहुत ज्यादा चिल्लाकर उसे कहता है कहा तुम्हारी दोस्त को बहुत ही तेज बुखार है, साथ ही उसका माथा बहुत ज्यादा तप रहा है, वो बुखार की वजह से बेहोश तो नहीं हो गई? जाओशू से कहती है हाँ सारे सिम्टम्स तो ऐसे ही हैं, उसे बहुत ही तेज बुखार है, वो सुबह बारिश में भीग गई थी, इस वजह से उसे सर्दी लग गई है। साथ ही वो उसे कहती है वो अपनी आंखें खोल रही है, लगता है कि उसे होश आ रही है। मैं अभी कॉल को हैंग पे डाल रही हूँ। वो कॉल को हैंग पे डालकर अपनी दोस्त को देखने के लिए आगे बढ़ती है कि उसका भाई चिल्लाकर उसे कहता है जाओशू जल्दी से उससे दूर हटो, वो बहुत ही जल्दी एक ज़ॉम्बी बनने वाली है। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि वो आवाज नहीं सुन रही क्योंकि उसने कॉल को हैंग पे डाल दिया है, तो जल्दी से ड्राइवर के कंधे पे हाथ रखता है और उसे कहता है क्या तुम गाड़ी को थोड़ा तेज नहीं चला सकते? ड्राइवर भी बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है हाँ क्यों नहीं सर। वो गाड़ी को बहुत ही तेज तेज चलाना शुरू कर देता है क्योंकि वो उसके हाथ में डंडा देखकर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। तो यहीं पर जाओटिंग की तरफ भी दिखाते हैं। जाओटिंग की आंखें सुरख रंग की चमक रही होती हैं। जाओशू जैसी अपनी दोस्त जाओटिंग के पास जाने लगती है उसी वक्त दरवाजा खुलता है और डॉक्टर अंदर आती है। जाओशू अपनी डॉक्टर से कहती है डॉक्टर अभी थोड़ी देर पहले इसे होश आई है, मैं इसे देखने के लिए जा रही थी। डॉक्टर उसे कहती है मैंने इसे फर्स्ट एड तो दे दी थी, लेकिन ये तो बहुत ही जल्दी उठ गई है, मैं तो जहाँ पर एम्बुलेंस को बुला रही थी अभी तो एम्बुलेंस पहुंची भी नहीं है। फिर वो दोनों सामने की तरफ देखती हैं तो जाओटिंग बिस्तर के ऊपर बैठी होती है। डॉक्टर जल्दी से आगे बढ़ती है और उसे कहती है बच्ची जल्दी से वापस लेट जाओ, तुम्हारी बॉडी अभी बहुत ज्यादा वीक है, जरा अपनी आंखों की तरफ देखो, बुखार की वजह से तुम्हारी आंखें भी लाल हो गई हैं। डॉक्टर जैसे ही उसके पास पहुंचती है उसी वक्त जाओटिंग उसकी उंगलियों के ऊपर काट लेती है। डॉक्टर जल्दी से उसके मुंह से अपनी उंगलियों को बाहर निकालती है और उसे कहती है बच्ची तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझे काट क्यों रही हो? जाओशू भी आगे बढ़ती है और उसे कहती है जाओटिंग ये तुम क्या कर रही हो, तुम टीचर को काट क्यों रही हो, तुम्हें अचानक क्या हो गया? उसी वक्त वो आगे से हंसना शुरू कर देती है और वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। तो जाओटिंग की आंखें भी लाल हो चुकी हैं और उसके दांत भी ज़ॉम्बीज की तरह लंबे हो चुके हैं। जाओशू उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जल्दी से पीछे की तरफ हट जाती है, जबकि जाओटिंग उठकर खड़ी होती है और वहीं से जंप करते हुए सबसे पहले डॉक्टर के ऊपर अटैक करती है। वो डॉक्टर के ऊपर जंप करते हुए गर्दन के ऊपर
काटती है। जाओजू वहीं पर खड़ी खड़ी बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। वो सब कुछ देख रही होती है कि कैसे उसकी दोस्त जाओ टिंग ने उसके डॉक्टर को मार दिया है और उस बेचारी की डॉक्टर वहाँ पर ब्लड में लिपटी पड़ी होती है। उसको मारने के बाद जाओ टिंग जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ती है और जाओजू को मारने लगती है। लेकिन जैसे ही वो जाओजू को काटने लगती है उसी वक्त उसका भाई वहाँ पर आ जाता है। अपनी लोहे की रॉड को घुमाते हुए जाओ टिंग के चेहरे पर एक जबरदस्त हिट लगाता है और उसे पीछे की तरफ फेंक देता है और वो पीछे दीवार के साथ जाकर पटकती है। लेकिन उसके दीवार के साथ पटकने के बाद किन जल्दी से आगे बढ़ता है और अपने लोहे की रॉड को उठाता है और उसके सर में घोंप देता है। जाओजू चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रही होती है, ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरी दोस्त को मार क्यों रहे हो। किन उसको मारने के बाद अपने लोहे की रॉड को साफ कर रहा होता है। जाओजू से कहती है, ब्रदर तुमने मेरी दोस्त को मार डाला। किन उसे कहता है, अब ये तुम्हारी दोस्त नहीं रही, ये एक ज़ॉम्बी बन चुकी है क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर एक वायरस है जिसने इसे बदल दिया है। अगर मैं इसको यहाँ पर नहीं मारता तो ये तुम्हें मार देती। वो अपनी बहन से कहता है, चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं, हमारे लिए यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि ब्लड की बारिश शुरू हो चुकी है और बहुत ही जल्दी महामारी फैलने वाली है। हम दोनों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और वो अपनी बहन को लेकर स्कूल से बाहर की तरफ निकलता है तो स्कूल के बाहर तो पहले से बारिश हो रही है। जाओजू अपनी हाथ को आगे बढ़ाती है और बारिश को महसूस करने की कोशिश करती है क्योंकि लड़कियां अक्सर ऐसा करती हैं। लेकिन उसका भाई उसे जल्दी से पीछे खींचता है और कहता है, जाओजू ये तुम क्या कर रही हो। वो उसे कहती है, ब्रदर तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो, मैं तो सिर्फ बारिश के पानी को अपने हाथ में महसूस करना चाहती हूँ। बारिश के एक दो ड्रॉप उसके हाथ के ऊपर गिरते हैं लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। किन भी इस बात से हैरान होता है और जाओजू से पूछता है, जाओजू बारिश के पानी की वजह से क्या तुम्हारी स्किन जल नहीं रही। जाओजू से कहती है, ब्रदर क्या हुआ, क्या ये कोई एसिड रेन है, क्या मेरा हाथ जलना चाहिए था। किन इसी बारे में सोच रहा होता है। किन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर इसकी बॉडी रेन के साथ जली क्यों नहीं। हालांकि मैं इस रेन से इम्यून हूँ लेकिन फिर भी मेरी बॉडी जल रही थी। किन यहाँ पर आने से पहले सारी तैयारी करके आया, वो अपने साथ रेनकोट लेकर आया है। वो एक रेनकोट निकालता है और जाओजू से कहता है, जल्दी से इस रेनकोट को पहन लो और अपने ऊपर बारिश का पानी मत पड़ने देना, हम लोग जल्दी से घर वापस जा रहे हैं। फिर वो दोनों ही रेनकोट पहनने के बाद गली में चलते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन गलियों का हाल तो पहले से बहुत बुरा हो चुका है क्योंकि जितने भी लोग बाहर थे वो बारिश की वजह से वहीं पर मर गए थे और अब वो ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं और अपने आसपास के लोगों को मारना शुरू कर दिया है। तो वो दोनों पहले उन सारे ज़ॉम्बीज़ की तरफ देखते हैं। किन अपनी बहन से कहता है, क्या तुम रेडी हो, हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। उसकी बहन उसे कहती है, हाँ क्यों नहीं। किन अपने रॉड को हाथ में पकड़ता है और जल्दी से आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है, चलो जल्दी मेरे पीछे आओ। लेकिन उसकी बहन चिल्लाकर उसे कहती है, हाँ जल्दी से आगे बढ़ो। किन उसकी बात सुन के वहीं पर रुक जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर मरवाना चाहती हो, मैंने कहा था खामोशी से आगे बढ़ना है, अब ये सारे ज़ॉम्बीज़ भागते हुए हमारी तरफ आ जाएंगे। उसकी बहन उसे कहती है, प्लीज मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। फिर वो दोनों बड़े ही आराम से चलते हुए सामने की तरफ आगे बढ़ते हैं तो यहीं पर एक मदर की तरफ दिखाते हैं उसका छोटा बेबी इस ज़ॉम्बी बनने के बाद अपनी माँ को काट रहा होता है। वो उसे कहती है, बेबी तुम मुझे क्यों काट रहे हो। जबकि यहीं पर गली में एक लड़के को दिखाते हैं जिसको दो लड़का लड़की जो कि ज़ॉम्बी बनने के बाद उसको काट रहे होते हैं और वो चिल्ला चिल्लाकर मदद के लिए पुकार रहा होता है। जाओजू अपने भाई से कहती है, ब्रदर आखिर इन सभी के साथ हो क्या रहा है, ये सभी एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं। किन उसे कहता है, मैंने तुमसे कहा भी था कि कहीं पर रुकना मत, चलो जल्दी से भागो और मेरे पीछे पीछे आती रहो, रुकना मत। उसी वक्त साथ वाली बिल्डिंग से आवाज आती है किसी के चलाने की और शीशा तोड़ते हुए एक मोटा सा लड़का बाहर निकलता है। उसके पीछे 3-4 ज़ॉम्बीज़ लगे होते हैं। वो बाहर निकलते ही इन दोनों को देखता है तो इनसे कहता है, मेरे लिए रुको, मैं भी तुम्हारे साथ ही आऊंगा। लेकिन किन उसके बाजू की तरफ देखता है तो उसको ज़ॉम्बी ने पहले से काटा होता है, उसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैल चुका है। किन अपनी रॉड को सामने करते हुए से कहता है, अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, जहाँ से चले जाओ, तुम्हें उस ज़ॉम्बी ने पहले से काट लिया है इसलिए अब तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। तुम हमारे साथ आओगे तो वो सारे ज़ॉम्बीज़ तुम्हारा पीछा करते हुए हमारे साथ आ जाएंगे क्योंकि उन्हें ब्लड की स्मेल आ जाती है। वो मोटू लड़का वहीं पर बैठकर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, नहीं उन लोगों ने मुझे नहीं काटा, मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहता, मुझे अपने साथ ले चलो। और वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। किन कहता है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा वरना इसके चिल्लाने की वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ने लगता है उसी वक्त वो मोटा लड़का जाओजू के बाजू को पकड़ लेता है और उसे कहता है, नहीं तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। जाओजू से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़ो। वो मोटा लड़का कहता है, अगर मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ तो फिर तुम दोनों भी मेरे साथ ही मरोगे, मैं तुम दोनों को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। इन इस बात से गुस्सा हो जाता है और बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उस मोटू लड़के के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और कहता है, अगर तुम मरना चाहती हो जाकर अकेले मरो, मेरी बहन का हाथ छोड़ो। वो लड़के के चेहरे पर एक जबरदस्त पंच पड़ता है तो वो पीछे की तरफ गिर जाता है। इसी वक्त वो सारे ज़ॉम्बीज़ जो कि उसके पीछे होते हैं वो भागते हुए उसको दबोच लेते हैं और उसको काटना शुरू कर देते हैं। तो वहीं पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है, प्लीज मेरी हेल्प करो। जाओजू और किन दोनों आगे की तरफ भाग रहे होते हैं। जाओजू अपने भाई से कहती है, ब्रदर क्या हम लोगों ने उसको लड़के को मार डाला, हम दोनों ने क्या कर दिया। किन उसे कहता है, सिस्टर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको पहले से एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और बहुत ही जल्दी वो भी उनके जैसा बन जाता कि मौत तो यहाँ पर पक्की थी, इसलिए तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। और अगर हम लोग भी यहाँ पर इन सभी को नहीं मारेंगे, अपने आप को नहीं बचाएंगे तो इन सभी की तरह इन ज़ॉम्बीज़ का शिकार हो जाएंगे और मर जाएंगे। फिर वो दोनों भाई बहन भागते हुए अपने घर वाली बिल्डिंग में वापस आ जाते हैं जहाँ पर उनका फ्लैट है। यहाँ पर आने के बाद किन अपनी बहन से कहता है, यहीं
पर रुको, हो सकता है कि यहाँ पर भी कोई ज़ॉम्बी हो, मुझे पहले चेक करने दो। किन जाओशू से कहता है मेरे पीछे पीछे रहना और दूर मत जाना, मैं अगर कोई सामने ज़ॉम्बी हुआ तो उसको मार डालूंगा, फिर अपने रूम में चलेंगे। जाओशू अपने पीछे की तरफ देखती है तो बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है ब्रदर मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लग रहा है, चलो जल्दी से अपने रूम में चलते हैं। किन उसे कहता है खामोश रहो, मुझे सामने से किसी के आने की आवाज आ रही है। वो सामने की तरफ देखते हैं तो सीढ़ियों के ऊपर से एक ज़ॉम्बी उतरता है। एक बूढ़ा दद्दू जो कि उनके साथ वाले घर में रहता है वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है। वो भी ज़ॉम्बी की तरह गा गा करता हुआ उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। किन आगे बढ़ता है और अपनी बहन से कहता है जाओशू तुम पीछे ही रहना, मैं इसको मारता हूँ। जैसे वो अपनी रॉड के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगता है वो दद्दू जल्दी से आकर उसकी रॉड को पकड़ लेता है। ज़ॉम्बी बनने के बाद इन सभी इंसानों की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। किन को नीचे की तरफ झुका लेता है। कहता है एक ह्यूमन की बॉडी में आने के बाद इन ज़ॉम्बीज से मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम है, जल्दी से जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये ज़ॉम्बीज म्यूटेंट हो गए तो इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहीं पर जाओशू पास में पड़ी हुई एक ईंट को उठाती है और उस दद्दू के सर में दे मारती है, लेकिन उसको ईंट मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ज़ॉम्बी दद्दू भी उस रोड को छोड़ देता है और वो तीनों ही हैरान होकर वहीं पर खड़े हो जाते हैं कि ईंट मारने से कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो बूढ़ा ज़ॉम्बी जाओशू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जाओशू बेचारी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो भागते हुए जैसे उसके ऊपर अटैक करने लगता है जल्दी से आगे बढ़ता है और अपनी रॉड के साथ उसकी कमर में एक जबरदस्त अटैक करता है और उसे हिट लगाते हुए पीछे वाली दीवार के साथ पटक देता है और साथ ही अपनी रॉड उसके सीने में दंसा देता है और उस ज़ॉम्बी को भी मार देता है। उसको मारने के बाद किन जाओशू से पूछता है जाओशू क्या तुम ठीक हो, तो हम जल्दी से अपने घर वापस चलते हैं। लेकिन जाओशू बेचारी बहुत ज्यादा रो रही होती है। वो उसे कहता है तुम्हें इतना ज्यादा रोना क्यों आ रहा है। जाओशू उसे कहती है ये दद्दू हमारे पड़ोस वाले घर में रहता है, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ, आज ये हमारे हाथों से मर गया है। हम दोनों ने अपने अंकल बैंक को मार दिया, ये हमसे कितने अच्छे से पेश आते थे। तो यहीं पर हम लोग अपनी सेकंड एपिसोड का एंड करने वाले हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एंड ऑफ वर्ल्ड की एपिसोड 3 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि किन अपनी बहन जाओशू को लेकर अपने अपार्टमेंट में वापस आ ही जाता है। वहीं पर पहुंचने के दौरान सीढ़ियों के ऊपर उनका सामना एक ज़ॉम्बी के साथ होता है जो कि एक बूढ़ा अंकल होता है और उनके पड़ोस में रहता होता है। वो दोनों मिलकर उसको मार देते हैं। इसी वजह से जाओशू काफी ज्यादा उदास होती है और वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है। फिर वो दोनों उठते हैं और वापस अपने रूम की तरफ जाते हैं। फिर रूम में जाने के बाद जाओशू अपने भाई किन से पूछती है क्या तुम्हें सब के बारे में पहले से पता है, लेकिन तुम्हें सब के बारे में पहले से कैसे पता हो सकता है। किन जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और अपनी बहन से कहता है जाओशू तुम्हें इस बात को ध्यान में रखना होगा, मेरी बात को बहुत ही गौर से सुनो और इसे अपने ध्यान में बिठा लो। इसके बाद खतरा और ज्यादा बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे मॉन्स्टर्स इवॉल्व होते जाएंगे और इनकी पावर बढ़ती जाएगी। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन तुम्हें भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इस सिचुएशन को समझते हुए मेरे सारे के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो तुम इन ज़ॉम्बीज के हाथों मारी जाओगी। जाओशू से कहती है मैं अपने भाई की हमेशा ही बात सुनती हूँ, जो मुझे जो भी कहता है मैं वो करती हूँ। किन उसे कहता है इस वक्त बाहर महामारी फैल चुकी है और ऐसे वक्त में कोई भी किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता, यहाँ तक कि माँ अपने बच्चे का भी नहीं सोचेगी और उसे भी सैक्रिफाइस करके अपनी जान बचाएगी। क्योंकि इस वक्त हम लोग ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जबकि इंसान का दिल पहले से बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा, वो सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा मत करना, इंसान जो कि ज़ॉम्बी बने बिना हमें मिले। यहीं पर वो उसे ज़ॉम्बीज की कैटेगरीज के बारे में बताता है। वो कहता है जितने भी नॉर्मल ज़ॉम्बीज होते हैं वो सारे ऐसे ही दिखते हैं जैसे कि वो सोए हुए हैं, कि उन्हें अपने आसपास की होश नहीं होती और वो सिर्फ किसी इंसान को देखने के बाद उसे काटने के लिए दौड़ते हैं और उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। लेकिन एक बार इवॉल्व होने के बाद जब वो म्यूटेंट हो जाते हैं तो म्यूटेंट ज़ॉम्बीज पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनके पास इंटेलिजेंस होती है और एक नॉर्मल इंसान अगर किसी म्यूटेंट मॉन्स्टर का सामना करेगा तो वो कभी भी जिंदा नहीं बच पाएगा। किन उसे कहता है फिलहाल के लिए तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है, फ्यूचर में मैं तुम्हें और भी ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, जो कुछ पता है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। लेकिन इस वक्त मेरा मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है ताकि मैं मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने के लायक हो सकूं और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मुझे शिकार करना होगा। इन ज़ॉम्बीज को मारने पर इनकी बॉडीज के अंदर से क्रिस्टल निकलेंगे, इनको इवॉल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं और मैं अपने आप को म्यूटेंट बना सकता हूँ। किन उसे कहता है अब जबकि बाहर महामारी फैल चुकी है तो मुझे लगता है कि मुझे अब नहा लेना चाहिए। अब पता नहीं कि इसके बाद नहाने को कब मिले, बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रिसिटी भी जाने वाली है और पानी भी खत्म हो जाएगा। किन सीधा वॉशरूम में चला जाता है और वहीं पर नहा रहा होता है। यहीं पर वो सोच रहा होता है बहुत ही जल्दी कुछ दिनों के बाद इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, उसके बाद ये सारी सुविधाएं हमें नहीं मिलेंगी। किन अभी वहीं पर नहा ही रहा होता है कि उसी वक्त दरवाजा खुलता है और जाओशू अंदर आती है। जाओशू से कहती है ब्रदर तुम तो शैम्पू को बाहर ही भूल आए थे, मैं तुम्हारे लिए शैम्पू लेकर आई हूँ। जल्दी से अपने आगे पीछे हाथ रखता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर अंदर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही, क्या तुम देख नहीं रही कि मैं यहाँ पर नहा रहा हूँ, पहले मुझे नहा लेने दो उसके बाद तुम नहा लेना। जाओशू वहाँ पर आने के बाद उसे कहती है ब्रदर ये तुम कैसी बात कर रहे हो, ये कोई पहली बार थोड़ी है, हम दोनों तो पहले भी कई बार एक साथ नहा चुके हैं। फिर किन तौलिया लपेट कर वहीं पर बैठ जाता
जाता है और वो उसकी पीठ को साफ कर देती है। उसके बाद वो उसके लिए काफी सारा खाना बनाती है। वो दोनों टेबल के पास आकर बैठ जाते हैं। किन उसके बनाए हुए खाने को खा रहा होता है जबकि जाओजू उसके सामने बैठी होती है। वो उसे कहती है ब्रदर, अब जबकि यहाँ पर ये सारे ज़ॉम्बीज बन चुके हैं तो हमें आर्मी वालों के पास जाना चाहिए। हो सकता है कि आर्मी वाले अपने वेपन्स की मदद से हमारी हेल्प कर सके, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वक्त सिर्फ आर्मी वाले ही हमारी हेल्प कर सकते हैं। किन उसे कहता है नहीं, हम लोग आर्मी वालों के पास नहीं जा सकते। हालांकि आर्मी वालों के पास कुछ ऐसे वेपन्स हैं जिनकी मदद से वो थोड़ी देर के लिए ज़ॉम्बीज को रोक तो सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा अरसे तक हमें प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। बहुत ही जल्दी वो सभी लोग भी मारे जाएंगे क्योंकि उनके पास वेपन्स खत्म हो जाएंगे। जाओजू से कहती है ब्रदर, तुम्हें इस बारे में जितना कुछ पता है तुम उन सबको बता सकते हो ज़ॉम्बीज को कैसे मारना है। किन उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि आर्मी के पास जाना इतना आसान है? क्या तुम्हें लगता है कि इन सारे ज़ॉम्बीज को पार करके हम लोग आर्मी बैरिक्स तक पहुंच सकते हैं और वहाँ पर जो पर्सन इन चार्ज होगा हम उससे मिल सकते हैं? क्या वो हमें मिलने देंगे? जाओजू से कहती है हाँ ये बात तो है कि हम जैसे छोटे लोगों को वो तक नहीं पहुँचने देंगे। किन जाओजू से कहता है मेरी एक बात को अच्छे से समझ लो, हम लोग किसी को भी अपनी टीम में शामिल नहीं करने वाले। बाकी के सभी लोग हमें कमजोर बना देंगे और किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर लोग अपने ग्रुप बनाना शुरू कर देंगे ताकि अपने आप को सर्वाइव करवा सके। हमें यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, इतना स्ट्रॉन्ग कि हम लोग इन मॉन्स्टर्स और ज़ॉम्बीज का मुकाबला कर सकें। और इस वक्त हमारा सामना सिर्फ मॉन्स्टर्स और म्यूटेंट मॉन्स्टर्स के साथ ही नहीं होने वाला, बल्कि यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा खतरा दूसरे इंसानों से है जो कि हमारे रिसोर्सेज को चुराने के लिए हमारी जान भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट सीन में किन अपने रूम में बैठा कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। जाओजू दरवाजे पे नॉक करने के बाद अंदर आ जाती है और उसे कहती है ब्रदर तुम इस रूम में क्या कर रहे हो, बाहर क्यों नहीं आ रहे? किन उसे कहता है मैं यहाँ पर एक्सप्लोसिव्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए तुम इस रूम से दूर रहो क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। जाओजू से कहती है लेकिन ब्रदर तुमने बॉम्ब बनाने की टेक्निक्स कहाँ से सीखी? किन उसे कहता है ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, अपना मोबाइल उठाओ और गूगल पर सर्च करो, वहाँ पर बॉम्ब बनाने का तरीका मिल जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर कौन सा न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर एक छोटा सा बॉम्ब बना रहा हूँ क्योंकि ध्यान भटकाने के लिए काफी होगा। फिर साथ ही वो से कहता है जाकर बाहर का दरवाजा बंद कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ज़ॉम्बी हमारे घर में घुस आए और हमें अपना घर छोड़कर जाना पड़े। और किन थोड़ी देर के बाद अपने लिक्विड बॉम्ब को तैयार कर लेता है। फिर जब काफी रात हो जाती है तो वो अपने बिस्तर में जाकर लेट जाता है और कहता है काफी अरसे के बाद मुझे इतना नरम मुलायम बिस्तर मिला है और मैं आराम के साथ सो सकता हूँ। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और जाओजू अंदर आती है। जाओजू से कहती है ब्रदर मुझे बाहर दूसरे रूम में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? उसे अपने साथ ही सोने की इजाजत दे देता है तो जाओजू भी उसके साथ ही बिस्तर पर सो जाती है। किन सोने की बजाय इसी बारे में सोच रहा होता है, पता नहीं ये सब कुछ एक सपना है या फिर एक हकीकत है, वाकई में मैं दोबारा से रीइंकारनेट हुआ हूँ। वहीं पर उसे नींद आ जाती है। अगले दिन सुबह का सीन दिखाते हैं। जाओजू जब सोकर उठती है तो वो सामने की तरफ देखती है तो उसका भाई अपनी तैयारी कर चुका होता है। उसने अपने हाथ में अपने लोहे के रोड को पकड़ा होता है। जाओजू से कहती है ब्रदर तुम कहाँ पर जा रहे हो? उसे कहता है मैं बाकी के सारे रूम्स को चेक करने के लिए जा रहा हूँ, सारे अपार्टमेंट्स में, वहाँ पर कोई ज़ॉम्बी बचा हुआ तो उसको मार दूंगा। जाओजू से कहती है लेकिन ब्रदर तुमने तो कहा था कि इन सारे ज़ॉम्बीज का मुकाबला कोई आम इंसान नहीं कर सकता, नॉर्मल ह्यूमन इसका मुकाबला नहीं कर सकते। किन उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम्हारा भाई नॉर्मल है? मैं नॉर्मल नहीं हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी पास्ट लाइफ में मैं लेवल 2 का गन स्लिंगर हुआ करता था। जाओजू लेवल 2 एक गन स्लिंगर का सुनकर काफी हैरान होती है क्योंकि उसने पहले इस तरह की टर्म नहीं सुनी, लेकिन साथ ही वो से कहती है ब्रदर अपना ध्यान रखना। और फिर किन बाहर चला जाता है। इन अपने हाथ में रोड लिए अपने अपार्टमेंट में बाहर निकलता और कहता है चलो फिर ठीक है, अब लेवल अप करने का टाइम आ चुका है, मुझे जल्दी से जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा कि मैं दोबारा से लेवल 2A का गन स्लिंगर बन सकूं। और वो सामने एक दरवाजे के ऊपर जाकर नॉक करता और कहता है क्या यहाँ पर कोई है? इस वक्त अंदर से ज़ॉम्बी रिएक्ट करता है। किन जल्दी से भागते हुए पीछे की तरफ हट जाता और कहता है चलो फिर आ जाओ, आज तुम ही मेरा पहला शिकार बनने वाले हो। तो थोड़ी देर के बाद ज़ॉम्बी दरवाजे को धक्का देने के बाद दरवाजे को तोड़ देता है। दरवाजे को तोड़ने के बाद वो अपने आसपास देखता है और किन को ढूंढ रहा होता है। किन जंप करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है ज़ॉम्बी तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मौत यहाँ पर है। और साथ ही वो अपनी रॉड के साथ उसके सर में एक जबरदस्त हिट लगाता है। वो ज़ॉम्बी उसकी हिट से जैसे ही नीचे की तरफ गिरता है वो अपनी रॉड को उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है और उसे वहीं पर मार देता है। सिर्फ एक ही ज़ॉम्बी को मारने के बाद वो थक जाता है। कहता है अब तो मेरे लिए इन छोटे ज़ॉम्बीज को मारना भी काफी मुश्किल है। फिर वो कहता है चलो इसकी पेट के अंदर देखते हैं, शायद इसके पेट के अंदर मुझे क्रिस्टल मिल जाए। हालांकि ये एक नॉर्मल ज़ॉम्बी है। वो उसके पेट को अपने नाइफ के साथ फाड़ता है तो उसकी बॉडी के अंदर से उसे क्रिस्टल मिलता है। तो इसकी इवोल्यूशन के लिए ये वाला क्रिस्टल इसे चाहिए। किन कहता है मेरी पास्ट लाइफ में इस तरह के इवोल्यूशन मटेरियल को इस तरह के छोटे ज़ॉम्बीज के अंदर ढूंढ पाना काफी मुश्किल था। फिर वो आगे बढ़ता और कहता है चलो अब दूसरी साइड पे चलते हैं और दूसरे कमरों को जाकर चेक करते हैं, शायद वहाँ से भी मुझे कुछ इवोल्यूशनरी स्टोन्स मिल जाएं। वहाँ पर जाने के बाद भी वो काफी सारे ज़ॉम्बीज को मारता है। वो हर एक रूम में जाता है और उसमें चेक करने के बाद जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं उनको रूम के अंदर जाकर मार देता है। रास्ते में जितने भी रूम
होते हैं उन सभी को खाली करने के बाद वो आखिरी अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और कहता है अब ये आखिरी गैलरी बची है। जहाँ तक पहुँचने में किसी भी रूम में मुझे कोई भी सर्वाइवर नहीं मिला, सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वहीं पर सामने एक रूम होता है और वहीं से उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। किन इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है लगता है कि अंदर कोई छोटा सा बच्चा जिंदा है। तो यहाँ पर एक छोटा बच्चा जिंदा है तो इसका मतलब उसके माँ बाप भी वहीं पर होंगे। तो यहाँ पर कुछ सर्वाइवर्स है, चलो जल्दी से चेक करते हैं। और वो जैसे जाकर दरवाजे को खोलता है तो सामने एक बच्चे का झूला पड़ा होता है और उस झूले के अंदर से एक मॉन्स्टर बड़ी स्पीड के साथ बेड के नीचे जाकर छुप जाता है। किन की भी नजर उस मॉन्स्टर पर पड़ती है। किन कहता है आयुष यहाँ पर हो क्या रहा है, लगता है कि यहाँ पर एक म्यूटेंट मॉन्स्टर है। बेड के नीचे देखता है तो उस मॉन्स्टर की आंखें चमक रही होती हैं और साथ ही वो कुछ वू वू कर रहा होता है। किन कहता है तो जल्दी से इस काम को निपटाते हैं और वो जंप करते हुए बेड के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी रॉड को ऊपर की तरफ उठाते हुए बेड के ऊपर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है और कहता है मॉन्स्टर अब तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। लेकिन जैसे किन अपनी रॉड को उस बेड के अंदर दंसाने लगता है उसी वक्त उसे कुछ महसूस होता है जैसे कि मॉन्स्टर उसके पीछे है। ये वाला सीन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। इस छोटे म्यूटेंट बेबी की स्पीड बहुत ज्यादा है। वो बेड के नीचे से फौरन निकलता है और किन के पीछे पहुंच जाता है उसकी गर्दन को काटने के लिए। किन भी इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जल्दी से अपनी लोहे की रॉड को साइड पर घुमाता है ताकि उसे हिट लगा सके। लेकिन वो बड़ी स्पीड के साथ साइड पर भाग जाता है और भागते हुए सीधा बैल्कनी में चला जाता है। किन कहता है हालांकि ये एक छोटा सा बच्चा है लेकिन एक म्यूटेंट मॉन्स्टर होने के नाते इसने अपनी इंटेलिजेंस को अवेक किया और इसे पता है कि भागना कैसे है। तो बच्चा बड़ी स्पीड के साथ भागता हुआ बैल्कनी के पास चला जाता है और वहीं पर बैल्कनी के साथ लिपट जाता है। किन कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, हालांकि इस बेबी ज़ॉम्बी के पास इंटेलिजेंस है, इसका मतलब तो ये है कि ये मुझे हमेशा याद रखेगा, तो बाद में मेरा पीछा कर सकता है। अगर मैंने इसे यहाँ से भागने दिया तो ये फ्यूचर में आकर मेरे ऊपर अटैक करेगा, जब से इससे ज्यादा इवॉल्व होने के बाद एक बड़ा मॉन्स्टर बन जाएगा। किन जल्दी से उस बच्चे के पीछे भागता है ताकि उसे पकड़ सके, लेकिन वो बच्चा बैल्कनी से नीचे की तरफ जंप लगा देता है और नीचे जंप लगाने के बाद वो बच्चा पीछे की तरफ देखता है और किन को आंख मारता है। बच्चा तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा है, हालांकि ये सिर्फ एक ज़ॉम्बी बेबी है। किन बेचारा बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। किन कहता है ये तो मेरे हाथ से निकल गया, अब मैं क्या करूंगा। लेकिन साथ ही किन हंसना शुरू कर देता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी बेबी जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो वो फर्श पर जाकर फ्लैट हो जाता है क्योंकि वहीं पर गिरकर मर जाता है। किन कहता है ये मेरे हाथ से तो निकल गया लेकिन है तो ये सिर्फ एक ज़ॉम्बी बेबी ही, वजह से ऊंचाई से गिरने पर इसके बचने का तो कोई चांस ही नहीं था, मैं तो सिर्फ फालतू में परेशान हो रहा था। साथ ही किन पीछे की तरफ मुड़ता है तो घर के अंदर उसके जो पेरेंट्स होते हैं उन दोनों को उस बेबी ज़ॉम्बी ने मार दिया होता है और उसके पेरेंट्स की लाशें वहीं पर पड़ी होती हैं। फिर किन उनके घर में दूसरे कोने में जाता है किचन की तरफ और कहता है लगता है कि इनके पास काफी सारा सामान है, चलो अपनी सप्लाई को रिसप्लाई कर लिया जाए। और उसे उनके किचन में से जितना भी सामान मिलता है वो सारा सामान उठा लेता है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 3 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एंड ऑफ वर्ल्ड के एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था किन एक अपार्टमेंट में जाता है जहाँ पर उसका सामना एक म्यूटेंट छोटे बेबी ज़ॉम्बी के साथ होता है और वो छोटा बेबी ज़ॉम्बी बड़ी स्पीड के साथ बैल्कनी से बाहर जंप लगा जाता है और वहाँ से नीचे गिरने के बाद खुद ही मर जाता है। तो वो बहुत ही शो ऑफ कर रहा था लेकिन वो नीचे गिरकर मर जाता है। किन कहता है एक बहुत ही लो लेवल का बेबी ज़ॉम्बी था, इसी वजह से ये ऊपर गिरकर मर गया, अगर कोई पावरफुल ज़ॉम्बी होता तो वो नहीं मरता। फिर किन उनके घर के अंदर जाता है, उनके किचन के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर काफी सारा राशन पड़ा होता है। किन कहता है चलो ये सारे का सारा राशन उठा लेते हैं, काफी अच्छी सप्लाई मिल गई है। फिर शाम के वक्त अपना सारा काम खत्म करने के बाद वो वहाँ से राशन का बैग उठाता है और घर वापस आ जाता है और अपनी बहन से कहता है जाओजू मैं घर वापस आ गया हूँ। जाओजू से कहती है ब्रदर तुम्हें इतनी ज्यादा सप्लाईज कहाँ पर मिल गई, ये तो बहुत सारा राशन है। किन उसे कहता है इस पूरी की पूरी बिल्डिंग में हम दोनों के अलावा कोई भी जिंदा इंसान नहीं है, जितने भी जिंदा थे वो सारे ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। पूरी बिल्डिंग में हर रूम के अंदर काफी सारा खाना पड़ा है, मुझे अभी काफी सारी और ट्रिप्स करना पड़ेंगी, यानी मुझे काफी चक्कर लगाने पड़ेंगे सारे राशन को इकट्ठा करने के लिए। जाओजू से कहती है ब्रदर जल्दी करना, मैंने तुम्हारे लिए खाना तैयार कर दिया है, बहुत ही जल्दी मैं तुम्हें सर्व करूंगी। किन उसे कहता है अच्छा ठीक है तुम जाकर टेबल के ऊपर खाना लगाओ, मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, मुझे शावर लेना है। इसी वो शावर का नाम लेता है। जाओजू वहीं पर खड़ी हो जाती है, उसे कहती है ब्रदर क्या तुम नहाने के लिए जा रहे हो। किन पीछे की तरफ मुड़ता और उसे कहता हाँ मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं अकेले जाकर नहाऊंगा, मुझे अपनी पीठ को साफ नहीं करवाना, इसलिए तुम बाहर ही रहो। फिर वो नहाने के बाद खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सो जाते हैं। तो अगले दिन सुबह जब होती है किन अपनी खिड़की में खड़ा होता है, जाओजू उठती है और उसे कहती है ब्रदर क्या तुम आज भी बाहर जाने वाले हो। किन उसे कहता है मुझे बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारना होगा ताकि मैं उनकी बॉडी के अंदर से इवोल्यूशन मटेरियल को निकाल सकूं, यानी उन क्रिस्टल्स को निकाल सकूं, अपने आप को एक म्यूटेंट ह्यूमन बना सकूं। मुझे सिर्फ 3 दिन में ये सारा काम खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे बहुत सारा खाना भी लेकर आना है क्योंकि हमारी सप्लाई खत्म होती जा रही है। जाओजू से कहती है मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। वो उसे कहता है नहीं तुम इस वक्त मेरे साथ नहीं चल सकती, के
बाहर बहुत ज्यादा खतरा है और तुम बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह हो और तुम उनसे फाइट भी नहीं कर सकती। हालांकि मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तुम वहाँ पर मॉन्स्टर्स क्या तुम मारी जाओगी। आगे बढ़ता है और उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है जरा रिलैक्स करो, तुम घर पर ही आराम करो। जब तक मुझे कोई सुपर पावर्स नहीं मिल जाती तब तक मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। एक बार मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ, उसके बाद हम दोनों साथ बाहर जाएंगे। ज़ाओ उसे कहती है ठीक है ब्रदर, तुम अकेले ही चले जाओ, लेकिन अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना, जल्दी घर वापस आना। इस बार किन अपनी बिल्डिंग को छोड़कर बाहर चला गया है। वो बाहर एक दीवार के साथ छुपा होता है तो वहीं पर एक गाड़ी को दिखाते हैं। गाड़ी के पास एक ज़ोंबी घूम रहा होता है और उस गाड़ी के अंदर भी एक ज़ोंबी बैठा होता है। किन बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और अपने डंडे को लेकर बाहर जो ज़ोंबी होता है उसके सर में मारता है, इससे वो ज़ोंबी नीचे गिर जाता है। उसी वक्त गाड़ी के अंदर वाला ज़ोंबी बाहर निकलता है और किन को पकड़ने लगता है, लेकिन किन अपने रोड को सामने की तरफ करते हुए उसे स्टैब करता है और उस ज़ोंबी को वहीं गाड़ी के अंदर ही मार देता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कंधे पे हाथ रखने की। तो किन ने यहाँ पर काफी सारे ज़ोंबीज को मारा है जो कि वहाँ पर गली में घूम रहे थे। किन वहीं पर बैठ जाता है और कहता है मैंने यहाँ पर 10 से ज्यादा ज़ोंबीज को मार दिया है, लेकिन अभी तक मुझे किसी की बॉडी के अंदर से क्रिस्टल नहीं मिला। किन कहता है काफी ज्यादा देर हो चुकी है, लगता है कि मुझे जल्दी से वापस चले जाना चाहिए क्योंकि ज़ाओ काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी। वहीं पर वापस जाते जाते उसे रात हो जाती है। रात के वक्त वो वापस जाता है और दरवाजे पे नॉक करते हुए कहता है ज़ाओ दरवाजा खोलो, ये मैं हूँ। जैसे वो दरवाजा खोलती है तो वो जल्दी से उसके साथ लिपट जाती है और कहती है ब्रदर शुक्र है तुम वापस आ गए, आज का दिन तो तुम काफी देर बाहर रहे, मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। किन उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज मैंने बहुत ही अच्छा किया, मैंने 10 से ज्यादा ज़ोंबीज को एक ही बार में मार डाला, लेकिन ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि उनके पास से मुझे वो क्रिस्टल नहीं मिला जिससे मुझे सुपर पावर्स मिल सकती हैं। ज़ाओ हंसते हुए उससे कहती है ब्रदर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें ज्यादा जल्दी मचाने की जरूरत है, बहुत ही जल्दी तुम्हें वो सुपर पावर वाला क्रिस्टल मिल जाएगा। मैं यहाँ पर घर में बैठकर तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। वो दोनों भी वहीं दरवाजे में खड़े होते हैं कि उसी वक्त उन्हें बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। कोई कह रहा होता है चलो जल्दी से भागो यहाँ से। किन कहता है लगता है कि बाहर कोई सर्वाइवर है। वो दोनों ही जाकर खिड़की में खड़े होकर देखना शुरू करते हैं कि आखिर बाहर कौन है। बाहर गली का सीन दिखाते हैं। बाहर 3 लोग होते हैं जो कि ज़ोंबी से डर कर भाग रहे होते हैं। तो वहीं पर सामने उन्हें इनके अपार्टमेंट की फेंस दिखाई देती है। वो लोग जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं और फेंस के ऊपर से जंप करते हुए अंदर आ जाते हैं, जबकि वो ज़ोंबी उसी फेंस के साथ ही आकर खड़े हो जाते हैं और इन्हीं तीनों की तरफ देख रहे होते हैं। ये तीनों उनकी तरफ देखते हैं और उनको उंगली करते हुए कहते हैं अब अंदर आकर दिखाओ। कमीनों कहेंगे तुम लोग मर चुके हो तो फिर तुम लोग यहाँ पर जिंदा होने का नाटक क्यों कर रहे हो। उन्हीं में से एक लड़का ऊपर की तरफ इशारा करते हुए बाकी के दोनों से कहता है बॉस ऊपर देखो, वहाँ पर कुछ लोग हैं, लगता है कि उस अपार्टमेंट में कुछ सर्वाइवर्स हैं। वो सारे जल्दी से ऊपर की तरफ देखते हैं तो किन जल्दी से अपनी बहन को नीचे की तरफ झुका देता और कहता है जल्दी से छुप जाओ कहीं वो हमें देख ना ले। ज़ाओ अपने भाई से कहती है ब्रदर लेकिन वो सर्वाइवर्स हैं, क्या हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। उनको बचाकर अंदर ले आते हैं ताकि उनकी जान बचाई जा सके। किन उसे कहता है लगता है कि तुम मेरे पहले सबक को भूल चुकी हो। मैंने तुमसे कहा था कि महामारी के दौर में हम किसी भी ज़ोंबी मॉन्स्टर और इंसान के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त हमारे लिए ज़ोंबी से भी ज्यादा खतरनाक इंसान हो सकता है जो कि यहाँ पर पनाह लेने के बहाने आएंगे और उसके बाद साथ साथ ही वो हमारे मटेरियल्स को भी चुराना शुरू करेंगे और हो सकता है कि वो तुम्हारे ऊपर भी नजर रखें। वो तीनों भी ऊपर उन दोनों को देखने के बाद काफी खुश हो जाती है और कहते हैं लगता है कि हमें कोई जिंदा सर्वाइवर्स मिल गए हैं, चलो जल्दी से ऊपर चलते हैं। और वो तीनों ही भागते हुए ऊपर आ जाते हैं और सीधे उन्हीं के अपार्टमेंट के दरवाजे के सामने आकर दरवाजे को ठोकना शुरू कर देते हैं। चिल्ला चिल्लाकर उनसे कह रहे होते हैं हमें पता है कि तुम लोग अंदर हो, चलो जल्दी से दरवाजा खोलो। इन जल्दी से अपने हाथ में अपनी रॉड को पकड़ता है और कहता है तुम यहीं पर पीछे ही रहना, आगे मत आना। तो वो उसके दरवाजे के ऊपर नॉक करते हुए चिल्लाकर कह रहा होता है नाटक करना बंद करो, हमें पता है तुम लोग अंदर हो, मैंने खिड़की से तुम दोनों को देखा है, चलो जल्दी से दरवाजा खोलो। तो किन आगे बढ़ता है और दरवाजा खोल देता है। जैसे वो दरवाजा खोलता है तो वो लड़का चिल्लाकर उसे कहता है तुम्हें इतनी देर क्यों लगी, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे। लेकिन जैसे वो बंदा उसके हाथ में रॉड को देखता है तो वो वहीं पर चुप हो जाता है। किन घूर कर उसे देखता है और कहता है क्या तुम्हारे साथ कोई मसला है, तुम हमारे दरवाजे को क्यों पीट रहे हो। तो वो लड़का किन से कहता है ब्रदर तुम्हें यहाँ पर गुस्सा आने की जरूरत नहीं है, अपने वेपन को छोड़ दो, हम लोग तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। हम लोगों ने जैसे तुम दोनों को जिंदा देखा तो हम लोग भागते हुए यहाँ पर आ गए क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। बाकी के दोनों भी हंसते हुए कहते हैं हाँ हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है किसी दूसरे जिंदा इंसान को देखकर, इस हमें गलत मत समझो, हम बुरे लोग नहीं है। तो वो लड़का आगे बढ़ता है और किन से कहता है ब्रदर क्या तुम हमें अंदर आने दे सकते हो, हम लोग अंदर बैठकर बात करते हैं क्योंकि हम लोग काफी दिनों से भूखे हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है। किन उसका रास्ता रोक लेता और कहता है नहीं तुम लोग अंदर नहीं आ सकते, बाहर ही रहो। क्योंकि उसी वक्त ज़ाओ अपने हाथ में 2 थैले पकड़कर लाती है और कहती है ब्रदर मेरे पास इनके लिए खाना है, मैं इनके लिए खाना पैक करके लाई हूँ। वो बंदा जो कि अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था वो ज़ाओ को देखते ही लात टपकाना शुरू कर देता और कहता है इसकी चेस्ट कितनी बड़ी है, जबकि उसके पीछे वाला भी यही कह रहा होता है हाँ इसके तो बहुत ही बड़े हैं। इस बात से किन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए उसे दोनों शॉपर्स में पकड़ा देता और कहता है पीछे वाला रूम खाली है, वहाँ पर दफा हो जाओ और वहाँ पर कोई भी ज़ोंबी नहीं है क्योंकि मैंने सारे ज़ोंबीज को मार दिया था। वहीं पर जाकर अपना खाना खाओ और दोबारा मेरे रूम
उनके सामने मत आना। तो वो तीनों लोग सामने वाले अपार्टमेंट में चले जाते हैं और उस अपार्टमेंट में जाने के बाद वो अपने नूडल्स को निकालते हैं और खा रहे होते हैं। तो उनका बॉस कहता है वो लड़का बहुत बड़ा कमीना है, उसने हमें कुछ इंस्टेंट नूडल्स दिए और अपने रूम से भगा दिया। हम लोग तो वहाँ पर उसके रूम में रुकना चाहते थे। उसका साथी उसे कहता है बॉस ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमें कम से कम कुछ खाने को तो मिला, हम लोग कितने दिन से भूखे हैं। खाना खा लेने के बाद जब उनके पेट भर जाते हैं उन तीनों के अंदर उनका कमीनापन जाग जाता है। तो ये तीनों ही वाकई में कमीने इंसान है, क्योंकि आज ही महामारी फैलने से पहले ये तीनों किसी की गर्लफ्रेंड का रेप करके यहाँ पर आए हैं। तो उनके में से जो गंजे वाला है वो कहता है क्या तुमने उसके फियांसे का चेहरा देखा था जब हम उस लड़की के साथ कर रहे थे? वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में था, उसका बस चलता वो तो हम तीनों को कच्चा खा जाता। उसका दूसरा साथी उसे कहता हाँ मैंने उस कमीने का चेहरा देखा था, वो कमीनी लड़की वो बहुत ज्यादा अमीर है और अपने पैसे के रोब पर हमारी तरफ तो देखती भी नहीं थी, लेकिन आज हमने बहुत ही मजे किए और वो बेचारी आगे से कुछ कर भी नहीं पाई। जबकि उनका बॉस उनसे कहता है अगर हम लोग यहाँ पर मजे की बात कर रहे हैं तो उसको छोड़ो, मुझे लगता है कि इस लड़के के साथ जो रूम के अंदर दूसरी लड़की थी वो बहुत ज्यादा क्यूट थी और उसके बहुत ही बड़े बड़े थे। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या उसके साथ भी जाकर कुछ करें? का साथी उसे कहता है हाँ बॉस मैं उसको कैसे मिस कर सकता हूँ, लड़की तो बहुत ही कमाल की है। साथी वो बॉस से कहता है बॉस प्लान बनाओ तीनों चलते हैं। तो गंजे वाला अपने सिगरेट को जलाता और कहता है फिर उसके साथ जो लड़का है वो काफी ज्यादा एरोगेंट है, मुझे लगता है कि वो हमारे पर अटैक कर सकता है, उसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो उनका बॉस उनसे कहता है ठीक है हमारा प्लान ये है, कल दोपहर के वक्त हम लोग उनके दरवाजे के ऊपर नॉक करेंगे और उनसे खाना मांगेंगे। जैसे ही वो लड़का दरवाजा खोलेगा हम तीनों एक साथ अंदर जाएंगे और उसे धक्का देते हुए नीचे गिरा लेंगे और उसके बाद उसके हाथ पांव बांध देंगे। उसका दूसरा साथी कहता है बॉस हमें इस बारे में नहीं पता कि वो लड़की उससे कैसे रिलेटेड है, या तो वो उसकी बहन हो सकती है या फिर उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, लेकिन हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे, उस लड़के की आंखों के सामने उस लड़की के साथ करेंगे। तब तक हम तीनों थक नहीं जाते और वो लड़का ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, इससे हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद हम उन दोनों को मार डालेंगे। गंजे वाला उसे कहता हाँ क्यों नहीं, लेकिन हम सिर्फ लड़के को मारेंगे, उस लड़की को अभी नहीं मारेंगे क्योंकि बाकी तो सभी अब ज़ोंबी बन चुके हैं। उस लड़की को कुछ दिनों तक जिंदा रखेंगे जब तक हम उसके साथ मजे न कर लें। जब हमारा दिल बढ़ जाएगा तो फिर उस लड़की को भी मार डालेंगे। और यहीं पर किन को भी दिखाते हैं। किन उनके अपार्टमेंट की बाहर वाली खिड़की के पास छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है, क्योंकि उसे पहले से शक था कि ये तीनों बहुत बड़े कमीने हो सकते हैं। किन वहीं पर छुपकर काफी देर तक इंतजार करता है। काफी रात के बाद जब वो सो जाते हैं तो किन खिड़की का दरवाजा खोलता है और आहिस्ता से अंदर आता है। उनका बॉस जो कि सोफे के ऊपर लेटा होता है वो सोते सोते बातें कर रहा होता है और कहता है चलो अब बस भी करो, इसके ऊपर से उतरो, अब मेरी बारी है। राइटर ने भी क्या खूब इनको कमीना दिखाया है, ख्वाब के अंदर भी वो यही सब कुछ कर रहा है। किन जल्दी से आगे बढ़ता है तो सबसे पहले उस गंजे वाले के चेहरे पे हाथ रखता है और साथ ही उसका गला दबाकर उसको मार देता है। उसी वक्त दूसरे वाला भी जाग जाता है और वो चिल्लाकर तीसरे वाले को जगाने लगता है। किन अपनी रॉड को उसकी बॉडी के अंदर दंसाकर उसे वहीं पर मार देता है और फिर तीसरे वाले को भी मार देता है। किन उन तीनों को मारने के बाद अपने रूम में वापस आता है तो उसकी बहन उसे कहती है ब्रदर क्या तुमने वाकई में उन तीनों को मार डाला? वो तीनों तो ज़ॉम्बीज़ नहीं थे, तुमने 3 इंसानों को मारा है। किन उसे कहता है नहीं वो तीनों ज़ॉम्बीज़ नहीं थे, लेकिन वो इंसान भी नहीं थे, वो बहुत ज्यादा कमीने थे, इसलिए मैंने उनको मार डाला। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 4 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? एंड ऑफ वर्ल्ड के एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो एपिसोड की शुरुआत में जाओशू अपने भाई से कहती है ब्रदर बाहर जाकर अपना बहुत सा ध्यान रखना और जल्दी वापस आ जाना, क्योंकि किन इस बार फिर से बाहर जाने वाला है। इस बार वो फिर से अपनी बिल्डिंग को छोड़कर बाहर गया है और बाहर जाने के बाद वो ज़ॉम्बीज़ को मार रहा है। ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद वो उनकी बॉडी को फाड़ता है और उनकी बॉडी के अंदर से क्रिस्टल्स निकालता है, लेकिन ये वाले क्रिस्टल सिर्फ किसी किसी ज़ॉम्बी की बॉडी के अंदर से निकलते हैं। तो एक ज़ॉम्बी के पेट को फाड़ता है तो उसके अंदर से उसे क्रिस्टल नहीं मिलता। ऐसा क्रिस्टल उसे चाहिए इवॉल्व करने के लिए, एक म्यूटेंट बनने के लिए, जिससे कि उसे सुपर पावर्स मिल सके। वो काफी उदास होता है, कहता है मैं यहाँ पर पिछले कई दिनों से 100 से भी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ को मार चुका हूँ और उनके पेट फाड़ कर देख चुका हूँ, लेकिन इन सारे ज़ॉम्बीज़ के अंदर से मुझे इवॉल्विंग के लिए क्रिस्टल नहीं मिल रहा। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि ये सारे लो लेवल के ज़ॉम्बीज़ हैं, लेकिन फिर भी इनकी बॉडी के अंदर कोई छोटा मोटा क्रिस्टल तो होना ही चाहिए था ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकूं। किन कहता है ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अभी अभी महामारी की शुरुआत हुई है और ये सारे अभी अभी ज़ॉम्बीज़ बने हैं, इसी वजह से लगता है कि इनकी बॉडी के अंदर इवॉल्विंग क्रिस्टल्स अभी तक बने नहीं हैं, वरना इन सारे छोटे ज़ॉम्बीज़ की बॉडी के अंदर भी क्रिस्टल्स होते हैं। किन ज़ॉम्बीज़ को मारते मारते एक ऐसे एरिया में आ जाता है जहाँ पर एक सुपरमार्केट का बोर्ड लगा होता है। वो उस बोर्ड को देखकर काफी हैरान होता है और कहता है लगता है कि मैं यहाँ पर चलते फिरते इस जगह पर पहुँच आया हूँ। तो अब जबकि यहाँ पर आ ही गया हूँ तो इस सुपरमार्केट के अंदर चल के देखते हैं। लगता है कि यहाँ पर हमें काफी ज्यादा राशन मिल सकता है। वो सुपरमार्केट के दरवाजे की तरफ आगे बढ़ता है। उसी वक्त
उसे किसी मॉन्स्टर के हिस करने की आवाज आती है। वो वहीं पर एक बस के पीछे छुप जाता है और कहता है लगता है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर है, मुझे अभी भी मॉन्स्टर की आवाज आई है। वहीं पर सामने दिखाती है एक गाड़ी के पीछे से एक कोमोडो ड्रैगन निकलता है जो कि एक लिजर्ड मॉन्स्टर है और साइज में काफी बड़ा है। इन बस के पीछे छुपकर उसी लिजर्ड मॉन्स्टर की तरफ देख रहा होता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है, ये तो एक म्यूटेंट मॉन्स्टर है, ऊपर से इसका साइज भी काफी बड़ा है। अगर मैंने इसको मार दिया तो इसकी बॉडी के अंदर से मुझे कोई ना कोई क्रिस्टल जरूर मिलेगा। किन कहता है हालांकि इस तरह के म्यूटेंट बीस्ट के सामना करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी सुपर पावर वाले क्रिस्टल को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं किया। नॉर्मल ह्यूमन की स्ट्रेंथ के साथ इस तरह के बीस्ट का मुकाबला करना काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर मैं केयरफुल रहूं, मौका देकर इसको मार सकता हूँ। भागता हुआ दीवार के साथ साथ चलता हुआ उसके पीछे जाता है तो वो मॉन्स्टर सुपरमार्केट के दरवाजे से अंदर की तरफ चला जाता है। वो भी सुपरमार्केट के अंदर जा रहा है ताकि वहाँ से कुछ राशन चुरा सके। वहीं पर दीवार के पीछे से छुपकर उसकी तरफ देखता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है तो वो बहुत सा हैरान हो जाता है क्योंकि उसी वक्त वो लिजर्ड मॉन्स्टर अंदर से बहुत ही प्रेशर के साथ बाहर की तरफ गिरता है। कहता है अब यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे ही वो वहाँ पर देखता है तो उसके अंदर से एक बड़ा सा डीमन का हाथ निकलता है और वो डीमन का हाथ उस लिजर्ड मॉन्स्टर की पूंछ को पकड़ता है। लिजर्ड मॉन्स्टर अपनी पूंछ को वहीं पर छोड़कर सामने की तरफ भागना शुरू कर देता है। जैसे वो लिजर्ड मॉन्स्टर सामने की तरफ भागना शुरू करता है उसके पीछे पीछे डीमन मॉन्स्टर भी बाहर निकल आता है। वो एक बहुत ही बड़ा सा ज़ॉम्बी मॉन्स्टर होता है। इन कहता आखिर अब ये क्या चीज है जो कि सुपरमार्केट के दरवाजे के पास ही छुपी हुई है। लेकिन जैसे वो बाहर खुले में आता है इन उसको देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो एक डीमन मॉन्स्टर होता है। किन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक डिमोनिक स्पीसीज का मॉन्स्टर है। लेकिन साथ ही किन कहता है मैं यहाँ पर इसको देखकर चौंक नहीं सकता, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा, ना ये डिमोनिक स्पीशीज का मॉन्स्टर ये तो मुझे भी मार डालेगा। तो यहीं पर किन हमें इन सारे मॉन्स्टर्स के बारे में बताता है। वो कहता है पहले मैंने आपको ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट मॉन्स्टर्स के बारे में बताया था, तो इन म्यूटेंट मॉन्स्टर्स के साथ एक और स्पीशीज है जो कि डिमोनिक बीस्ट की स्पीशीज है। एक फुल स्ट्रेंथ वाला डिमोनिक स्पीशीज का मॉन्स्टर सुपर पावर वाले इंसान को बहुत ही आसानी से मार सकता है। जिस फ्यूचर से मैं आया हूँ उस वक्त बहुत ही कम इंसान रह गए थे, सिर्फ ऐसे इंसान थे के पास बहुत ज्यादा सुपर पावर्स थी, बाकी सभी में से सरवाइव कर पाए थे। लेकिन इस तरह का डिमोनिक बीस्ट अगर उनके सामने आ जाता तो वो उनको भी मार सकता है। इन सारे डिमोनिक बीस्ट का शेप और साइज अलग हो सकता है, कोई इंसानी फॉर्म में भी हो सकता है, कोई पंछी की फॉर्म में हो सकता है और कोई बहुत बड़ा ड्रैगन बनकर आ सकता है। जब ये इंसानों के सामने आया करते थे तब इंसान बहुत ज्यादा डर जाते थे क्योंकि ये डिमोनिक बीस्ट किसी को भी बड़ी आसानी से मार सकते हैं और ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन हमारे फ्यूचर में इन डिमोनिक बीस्ट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम थी। अगर मैं अपने 100 साल के फ्यूचर वाले सारे के सारे डिमोनिक बीस्ट को काउंट करूं तो मुझे लगता है कि 10 से भी कम होंगे। लेकिन इनमें से एक भी काफी है किसी बहुत बड़े सेफ हाउस को तबाह करने के लिए और उस सेफ हाउस के अंदर छुपे हुए हजारों लोगों को सिर्फ एक ही झटके में मारने के लिए। इसी वजह से इसे डिमोनिक टाइप का बीस्ट कहना शुरू कर दिया गया। लेकिन वहीं पर छुपकर उस बीस्ट की तरफ देखता और कहता है ये डिमोनिक बीस्ट अभी तक कंप्लीट डिमोनिक बीस्ट नहीं बना, तो मैं यहाँ पर मौका देकर इसको मार डालता हूँ। इसकी बॉडी के अंदर से जो मुझे क्रिस्टल मिलेगा वो बहुत ही पावरफुल होगा क्योंकि डिमोनिक टाइप के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो सुपर पावर्स के लिए होते हैं। इनके अंदर से मुझे जो सुपर पावर्स मिलेगी उनसे मैं एक सुपर ह्यूमन बन सकता हूँ। तो इसकी बॉडी से मिलने वाले क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के बाद बस 2 अलग तरह की पावर्स आ जाएंगी, एक डिमोनिक बीस्ट की और दूसरी ज़ॉम्बीज से मिलने वाले क्रिस्टल्स की। इन तो अभी दीवार के साथ ही छुपा हुआ है क्योंकि वो डीमन बीस्ट वो तो उस लिजर्ड मॉन्स्टर के पीछे गया है। वो उसे जबरदस्त पंच मारता है और दीवार के साथ पटका देता है। दीवार के साथ पटकाने के बाद वो उसे अपने हाथ में पकड़ता है और उसे ऊपर की तरफ उठाते हुए अपने मुंह में भर लेता है और साथ ही उसे निगल जाता है और उसे खाने के बाद वो वापस से अपनी सुपरमार्केट के अंदर चला जाता है। इन कहता है ये डीमन बीस्ट तो बहुत ज्यादा स्मार्ट निकला, इसने अपना खाना खाया, खाना खाने के बाद ये दोबारा से उसी सुपरमार्केट के अंदर चला गया और ये एंट्रेंस के पास ही बैठा हुआ है क्योंकि अगर कोई जिंदा इंसान होगा या फिर कोई मॉन्स्टर होगा वो इस सुपरमार्केट के अंदर राशन लेने के लिए जरूर आएगा और जो भी अंदर जाएगा ये उसे मार डालेगा। मुझे लगता है कि जब तक ये अपने आप को कंप्लीट डिमोनिक बीस्ट नहीं बना लेता तब तक ये यहीं पर छुपकर बैठने वाला है ताकि शिकार कर सके। हालांकि इसका मुकाबला करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर मैंने इसको मार दिया और इसके बॉडी के अंदर से सुपर पावर्स वाले क्रिस्टल को मैंने अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया तो मैं इस दुनिया का सबसे पहला सुपर ह्यूमन बन जाऊंगा। साथ ही किन कहता है अगर मैंने यहाँ पर ज्यादा देर तक इंतजार किया, मुझे इवॉल्व हो गया, अपनी फुल फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पर कोई भी इसका मुकाबला करने के लायक नहीं बचेगा और मैं भी इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि मैं भी इससे बच पाऊंगा, इसलिए मुझे आज इसको यहीं पर मारना होगा। किन ने अपने साथ अपना बैग भी उठाया हुआ है तो उस बैग के अंदर उसने जो एक्सप्लोसिव्स बनाए थे वो सारे एक्सप्लोसिव्स रखे हुए हैं। किन कहता है लगता है कि इन एक्सप्लोसिव्स को यूज करने का टाइम आ गया है। वो एक गाड़ी के पीछे जाकर छुप जाता है और उस बैग को वहाँ पर रखने के बाद बॉम्ब का टाइम सेट कर देता है। फिर वो भागता हुआ सुपरमार्केट के पास जाता है दरवाजे के पास और वहाँ पर जाने के बाद वो चिल्लाकर उसे कहता है और मॉन्स्टर कहीं के बाहर निकलो, मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे खाना चाहती हो तो जल्दी से मेरे पीछे आओ। डीमन बीस्ट भी उसे देखने के बाद ग्रा ग्रा करता हुआ जल्दी से बाहर की तरफ निकलता है और उसका पीछा करता है। भागते हुए उसी गाड़ी की तरफ जाता है जहाँ पर उसने अपना बैग रखा हुआ है। इन पीछे की तरफ देखता और कहता है हाँ क्यों नहीं, जल्दी से आ जाओ डीमन बीस्ट, तुम मुझे खाना चाहते हो लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। डीमन बीस्ट
अपनी सुपरमार्केट से बाहर निकल आता है। किन उस गाड़ी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम कहाँ पर देख रहे हो, मैं यहाँ पर हूँ, जल्दी से यहाँ पर आओ। तो वो डीमन बीस्ट तेजी के साथ भागता हुआ उसी गाड़ी के पास पहुँच जाता है जहाँ पर उसका बैग पड़ा है। फिर वहाँ से भागकर काफी दूर चला जाता है और उसे कहता है चलो देखते हैं कि रोस्ट करने के बाद तुम्हारी क्या हालत होती है। उसी वक्त उसका टाइमर ऑफ हो जाता है और उस बैग के अंदर जो बॉम्ब रखा होता है वो फट जाता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और उस डीमन बीस्ट की ऊपर वाली स्किन भी जल जाती है। पहले तो आग लगने की वजह से वो काफी देर तक चिल्लाता रहता है, लेकिन उसके बाद वो वहीं पर शांत हो जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो मर चुका है। तो किन जो कि दीवार के साथ छुपा होता है वो बाहर निकलता और कहता है मजा आ गया, मैंने तो कर दिखाया, मैंने इस डीमन बीस्ट को मार दिया है। लेकिन किन आगे बढ़ने की बजाय वहीं पर रुक जाता और कहता है मुझे बहुत ज्यादा कॉशन बरतनी होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अभी तक जिंदा है या मर गया है, क्योंकि अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ होगी और मैं इसके करीब चला गया तुझे तो एक ही झटके में मुझे मार डालेगा। लगता है कि मुझे कुछ देर यहीं पर इंतजार करना चाहिए, पहले देख लेते हैं कि ये वाकई में मरा है या नहीं। तो किन पहले तो काफी देर तक वहीं पर खड़ा रहता है। जब वो खड़ा खड़ा थक जाता है वो वहीं पर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ जाता है और डीमन बीस्ट वो वहीं पर अपनी जगह पर स्टिल होता है और वहाँ से जरा भी नहीं हिलता। काफी देर इंतजार करने के बाद किन उठता है और कहता है लगता है कि वो मर चुका है, वो अपनी जगह से नहीं हिला, चलो चलते हैं और जाकर उसकी बॉडी से क्रिस्टल लेते हैं। लेकिन किन जैसे ही उसके करीब जाने लगता है उसी वक्त उसके पास खड़ी गाड़ी के ऊपर एक म्यूटेंट कैट मॉन्स्टर आता है। इस कैट मॉन्स्टर को भी लगता है कि ये डीमन बीस्ट मर चुका है, वो गाड़ी के ऊपर से चलता हुआ जा रहा होता है। किन भी काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। किन कहता है यहाँ पर तो एक और म्यूटेंट मॉन्स्टर आ गया है, लगता है इससे भी फाइट करना पड़ेगी। लेकिन जैसे ही किन आगे बढ़ने लगता है उससे फाइट करने के लिए उसी वक्त वो डीमन बीस्ट अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और उस म्यूटेंट कैट को फाइट करते हुए खा जाता है। किन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वहीं पर रुक जाता है। किन कहता है लगता है मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, ये तो यहाँ पर नाटक कर रहा था, अगर मैं इसके पास चला जाता तो उस म्यूटेंट कैट की बजाय मेरा सर होता जो इस वक्त ये मजे से खा रहा है। किन वहीं पर खड़ा खड़ा परेशान हो जाता और कहता अब मैं क्या करूँ, ये तो अभी तक जिंदा है और मरा नहीं है, ये जल्दी से जल्दी इसे मारना होगा इससे पहले कि ये दोबारा से अपने आप को हील कर ले। वहीं पर किन की नजर एक गाड़ी के पास पड़े हुए बड़े बड़े कैंस पर पड़ती है और उन कैंस के अंदर पेट्रोल होता है। वो जल्दी से वहाँ पर जाता है और अपनी रॉड के साथ उस कैन के अंदर सुराख करता है और साथ ही वहाँ पर पड़े हुए एक बड़े से बर्तन को उससे भर लेता है। तो किन उस बर्तन के अंदर पेट्रोल भरने के बाद उस डीमन बीस्ट के पास चला जाता है और साथ ही उसके इर्द गिर्द उस पेट्रोल को डालकर उस डीमन बीस्ट से कहता है चलो देखते हैं कि अब तुम इस आग से कैसे बचते हो। फिर वो अपने पास से अपना लाइटर निकालता है और पीछे की तरफ भागते हुए अपने लाइटर को वहाँ पर फेंक देता है। वहाँ पर जितना भी पेट्रोल होता है उस सभी को आग लग जाती है। तेल को आग लगने की वजह से डीमन बीस्ट भी उसमें जल जाता है। तो इस बार काफी देर तक वो आग लगी रहती है और उस आग के लगे रहने की वजह से डीमन बीस्ट जलकर खाक हो जाता है, यानी वो वहीं पर मर जाता है। किन कहता है इसके रोस्ट होने के बाद तो इसकी स्मेल काफी ज्यादा अच्छी आ रही है, चलो चल के देखते हैं इसकी बॉडी से मुझे क्या मिलने वाला है। तो किन सीधा उसकी बॉडी के पास जाता है, बॉडी को चीरता है तो उसके अंदर से उसे रेड कलर का एक छोटा क्रिस्टल मिलता है जो कि बहुत ज्यादा चमक रहा होता है। इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है अब मेरे हाथ में एक सुपर पावर लगने वाली है। फिर साथ ही किन उस दूसरे म्यूटेंट कैट की तरफ देखता और कहता है मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था। आगे बढ़ता है और उसके पेट को भी फाड़ता है और उसके अंदर से भी उसे एक क्रिस्टल मिलता है क्योंकि डीमन से मिलने वाले क्रिस्टल से थोड़ा सा अलग होता है। तो किन उस कैट की बॉडी से जो क्रिस्टल मिलता है उसको देखने के बाद कहता है इस तरह के क्रिस्टल को तो मैंने पहले भी देखा है, ये स्ट्रेंथ टाइप का क्रिस्टल है, इसको खाने से मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आएगी। फिर किन कहता है अब जबकि मेरे पास ये क्रिस्टल्स आ चुके हैं चलो अब इनकी पावर्स को चेक करते हैं। सबसे पहले वो डीमन टाइप वाला जो सुर्ख रंग का क्रिस्टल होता है उसको अपने मुंह में डालता है और उसको निगल जाता है। ऐसे वो इस क्रिस्टल को अपनी बॉडी के अंदर निगलता है तो उसे एक जोरदार झटका लगता है और एक जबरदस्त चीख मारता है। उसके मुंह के अंदर से और आंखों के अंदर से बहुत सारी लाइट निकलती है। तो यहाँ पर इस क्रिस्टल को खाने की वजह से किन को एक बहुत ही जबरदस्त सी पावर मिलने वाली है और वो कोई ऐसी वैसी पावर नहीं है बल्कि एक सुपर पावर है। तो वो तो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगा। यहीं पर इस एपिसोड का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एंड ऑफ द वर्ल्ड की एपिसोड 6 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था किन ने बड़ी मुश्किल के साथ एक डिमोनिक बीस्ट को मार दिया है और उस डिमोनिक बीस्ट को मारने पर उसे एक रेड कलर का क्रिस्टल मिलता है जिससे उसे सुपर पावर मिलने वाली है और साथ ही एक डीमन कैट को जिससे कि उस डिमोनिक बीस्ट ने मारा था उसकी बॉडी के अंदर से भी उसे एक छोटा क्रिस्टल मिलता है। तो हमारा हीरो सबसे पहले उस रेड क्रिस्टल को डिवावर करता है। जैसे वो उस क्रिस्टल को खाता है तो उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही जबरदस्त एनर्जी निकलती है, आंखों और मुंह के अंदर से एनर्जी निकलती है और वो ऊपर की तरफ देखते हुए एक जबरदस्त चीख मारता है। फिर साथ ही वो नीचे की तरफ गिर जाता है और उसकी बॉडी से काफी सारा धुआं निकल रहा होता है। साथ ही उसके चेहरे के ऊपर से बहुत सारा पसीना भी बह रहा होता है, यानी कि उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा है और बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ रही है उस क्रिस्टल को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए। किन कहता है लगता है कि मैंने पहली बार डिमोनिक क्रिस्टल को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया है, इसी वजह से मुझे इतना ज्यादा पेन महसूस हो रहा है क्योंकि मेरे फ्यूचर में जब मैं एक इवॉल्व ह्यूमन बना था तब भी मैंने क्रिस्टल्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किया था, तब मुझे इतना ज्यादा दर्द नहीं हुआ था। फिर किन वहीं पर पड़े हुए एक पत्थर को उठाता और कहता
है। अब जबकि ये क्रिस्टल मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुका है, चलो इसकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। उस पत्थर को उठाने के बाद सामने की दीवार के ऊपर थ्रो कर देता है। बस यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को चेक कर रहा है कि आखिर उसकी स्ट्रेंथ कितनी बड़ी है। वो पत्थर दीवार के साथ जाकर टकराता है तो दीवार के अंदर दंस जाता है। किन अपने हाथ की तरफ देखता और कहता, हाँ मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस वक्त मेरे पास जितनी स्ट्रेंथ है एक नॉर्मल इंसान से 4 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ है। और अगर इस वक्त नॉर्मल हालात होते तो इंसानों में इस वक्त एक सुपर ह्यूमन बन चुका होता। किन कहता है, मैंने स्ट्रेंथ को तो चेक कर लिया, चलो अब चेक करते हैं कि मुझे कौन कौन सी सुपर एबिलिटीज मिली है। यहाँ पर अपनी एबिलिटीज को चेक करने के लिए वो अपनी आंखों को बंद करता है और महसूस करता है कि उसे उस क्रिस्टल से कौन सी पावर्स मिली है। ऐसी वो अपनी आंखों को बंद करता है तो उसे महसूस होता है। वो कहता है, मुझे जो इस बार जो एबिलिटी मिली है वो इन्फर्नो है, यानी कि उसे फायर की पावर मिली है। साथ ही किन अपने हाथ को सामने करते हुए बात को महसूस करता है कि उसके हाथ के ऊपर आग जल रही है और साथ ही उसके हाथ के ऊपर आग जल जाती है। इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, फ्यूचर में भी मेरे पास फायर की पावर थी, उस वक्त में मैं फायर को कंट्रोल कर सकता था। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मुझे दोबारा से इन्फर्नो की पावर मिली है, इसलिए मुझे इसकी टेक्निक्स को सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इसे कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। इन अपने हाथ के ऊपर आग जलाने के बाद सामने की तरफ अपनी आग को फैलाता है, एक स्लैश लगाता है। नई पावर मिलने के बाद वो काफी ज्यादा शो ऑफ कर रहा है और अपनी पावर के साथ अपने आसपास एक बहुत बड़ा बवंडर सा बनाता है और कहता है, हालांकि ये फायर की पावर एक कॉमन पावर है, क्योंकि मेरे फ्यूचर में इस तरह की फायर की पावर बहुत सारे इवॉल्व इंसानों के पास थी, लेकिन फिर भी मेरे लिए इस वक्त ये पावर सबसे ज्यादा बेस्ट है। मैं किसी भी छोटे लो लेवल के ज़ोंबी को आसानी के साथ जलाकर खाक कर सकता हूँ। फिर अपनी आग को बुझाने के बाद वो कहता है, चलो अब देखते हैं कि मुझे इससे दूसरी एबिलिटी कौन सी मिली है। इन अपनी आंखों को बंद करता और कहता है, चलो महसूस करके देखते हैं कि दूसरी एबिलिटी कौन सी है। महसूस करने के बाद कहता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, लगता है कि मैंने इस तरह की एबिलिटी को पहले कभी नहीं देखा। तो फिर थोड़ी देर के बाद सोचने के बाद समझ आती है। वो कहता है, चलो फिर इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो वहीं पर ग्राउंड पर पड़े हुए एक पत्थर को हाथ लगाता है और उसको हाथ लगाते हुए अपनी सेकंड एबिलिटी को एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पर इसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे वो उस पत्थर को हाथ लगाता है तो उस पत्थर का एक क्लोन बन जाता है, यानी कि उस पत्थर से 2 पत्थर बन जाते हैं। ये देखते ही किन बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो डुप्लीकेशन की एबिलिटी है। किन कहता है, मुझे तो जरा भी इस बारे में समझ नहीं आ रही, क्योंकि अपने फ्यूचर में किसी भी इवॉल्व इंसान के पास इस तरह की डुप्लीकेशन की एबिलिटी नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही रेयर एबिलिटी है। किन दोबारा से उसी पत्थर के ऊपर अपनी डुप्लीकेशन एबिलिटी को यूज करता है, उसकी एबिलिटी काम नहीं करती। किन कहता है, तो इसका मतलब मैं किसी चीज को सिर्फ एक ही बार में डुप्लीकेट बना सकता हूँ और उसके ऊपर दोबारा मेरी एबिलिटी काम नहीं करेगी। फिर साथ ही किन अपने पास से उस म्यूटेड कैट की बॉडी के अंदर से जो क्रिस्टल मिला था उसको निकालता और कहता है, चलो इसके ऊपर इसको आजमा कर देखते हैं। ऐसे वो उस क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़कर अपनी डुप्लीकेशन की एबिलिटी को एक्टिवेट करता है। वो क्रिस्टल 1 से 2 बन जाते हैं। तो किन सबसे पहले असली वाले क्रिस्टल को निकल जाता है और कहता है, चलो चेक करते हैं। डुप्लीकेट क्रिस्टल के अंदर भी वही पावर्स होती है जो कि उसके ओरिजिनल में होती हैं। पहले जब वो ओरिजिनल वाले को खाता है तो उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ आती है, उसे महसूस होता है कि उसकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ आई है। फिर वो कहता है, चलो अब डुप्लीकेट को खाकर चेक करते हैं। फिर जैसे वो डुप्लीकेट को निकलता है तो उसकी बॉडी के अंदर से फिर से स्ट्रेंथ आती है। वो कहता है, डुप्लीकेट के अंदर भी उतनी स्ट्रेंथ थी जितनी पहले वाले क्रिस्टल में थी, इसका मतलब मेरी डुप्लीकेशन वाली एबिलिटी बहुत ज्यादा काम की है। किन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मुझे तो उम्मीद से बहुत ज्यादा बढ़कर मिल गया। एक तो मुझे फायर पावर मिली और ऊपर से डुप्लीकेशन की पावर मिली जो बहुत ज्यादा रेयर है। अगली बार जब भी कोई मुझे डिमोनिक क्रिस्टल मिलेगा तो मैं उसको डबल कर लूंगा, इससे मेरी स्ट्रेंथ पहले से डबल के हिसाब से बढ़ेगी। किन अभी वहीं पर खड़ा अपनी एबिलिटीज को चेक कर रहा होता है। उसी वक्त पीछे से कुछ ज़ॉम्बीज निकल आते हैं। किन उन ज़ॉम्बीज को देखने के बाद कहता है, लगता है ये उस डिमोनिक बीस्ट के शोर शराबे की वजह से यहाँ पर आए होंगे। किन कहता है, मेरे जहन में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आ रहा है, पता नहीं ये आइडिया काम करेगा या नहीं, लेकिन चलो आजमा कर देखते हैं। और साथ ही वो अपनी बॉडी के ऊपर अपना हाथ लगाता है और अपना ही डुप्लीकेट बना लेता है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 किन हो गए हैं, दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। 2 किन मतलब कि यहाँ पर 2 हीरो हैं और दोनों ही अलग अलग फाइट कर सकते हैं, अलग अलग एबिलिटीज को यूज कर सकते हैं। दोनों ही किन खुश होते हैं और कहते हैं, ये तो काम कर गया, चलो अब टीम की तरह काम करते हैं। वो ज़ॉम्बीज भागते हुए उनके पास आ जाते हैं उन पर अटैक करने के लिए। दोनों किन उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एक किन ऊपर की तरफ जंप करता है, जबकि दूसरा किन अपने हाथ में लोहे की रॉड को पकड़ता है। ये वाला किन जिसने जंप किया था वो दूसरे किन की रॉड के ऊपर पाँव रखता है और एक डबल जंप करता है और बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है। यहाँ पर वो सिर्फ अपनी रॉड को यूज नहीं कर रहा, बल्कि अपनी रॉड के साथ साथ अपनी फायर पावर को भी एक्टिवेट करता है। और जैसे ही उन दोनों के ऊपर अपनी रॉड मारता है उसी वक्त वहाँ पर एक फायर का जबरदस्त धमाका होता है। वहाँ पर जो दोनों ज़ॉम्बीज होते हैं उसकी फायर के साथ इंस्टेंटली जल जाते हैं और वहाँ पर तो उन बेचारे ज़ॉम्बीज की खाक भी नहीं बचती। इस बात से किन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, अब तो इन ज़ॉम्बीज को मारना बहुत ज्यादा आसान हो गया है, मैं अपनी रॉड के साथ अपनी फायर पावर को यूज कर सकता हूँ। किन अपने हाथों की तरफ देखता है और कहता है, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, लेकिन इतना काफी नहीं है, मुझे अभी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। लेकिन साथ ही किन अपने डुप्लीकेट की तरफ देखता है और कहता है, अब मैं क्या करूँ, मुझे ये नहीं पता कि अपनी डुप्लीकेशन की एबिलिटी को कैंसिल कैसे करना है, क्या मैं सारी जिंदगी अब 2 बनकर रहने वाला हूँ। डुप्लीकेट किन भी अपने रियल
अवतार की तरफ देखता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हैरान होते हैं क्योंकि दोनों को नहीं पता कि एबिलिटी को कैंसिल कैसे करना है। दोनों ही किन एक साथ ही बोलते हैं और कहते हैं मैं दो बॉडीज में जिंदा नहीं रह सकता, मुझे अपनी ओरिजिनल बॉडी वापस चाहिए। फिर साथ ही वो दोनों किन एक साथ ही कहते हैं चलो फिर ट्राई करके देखते हैं हम में से कौन से वाला किन इस एबिलिटी को कैंसिल कर पाता है। जिसकी एबिलिटी कैंसिल हो जाएगी वो गायब हो जाएगा और दूसरा रियल होगा। वो दोनों ही यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं कि हम लोग एबिलिटी को कैसे कैंसिल कर सकते हैं। ये सब कुछ माइंड का खेल है। जैसे रियल वाला अपने माइंड में सोचता है कि डुप्लीकेशन कैंसिल हो जाए तो दूसरे वाला किन गायब हो जाता है। यहाँ पर हमारा ओरिजिनल किन बचता है। किन वहीं पर नीचे गिर जाता है और कहता है अपनी एबिलिटीज को फौरन यूज करने की वजह से लगता है कि मेरी एनर्जी कम हो गई है। यहाँ पर अपने क्लोन को यूज करने की वजह से मेरी बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट पड़ा है वो भी डबल हुआ है। तो किन ने जिन दोनों ज़ॉम्बीज को जलाया था उन्हीं की हक के अंदर से उसे कुछ नए क्रिस्टल्स मिलते हैं। वो उन क्रिस्टल्स को उठा लेता और कहता है इन क्रिस्टल्स को अपनी बहन जाओजू के लिए ले जाता हूँ, वो भी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके और एक इवॉल्व इंसान बन सके यानी एक म्यूटेंट बन सके। वो उन क्रिस्टल्स को उठाने के बाद घर वापस आ जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है जाओजू भागती है उसके साथ लिपट जाती है और कहती है ब्रदर तो फाइनली तुम वापस आ ही गए, तुम आज फिर से लेट आए हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जल्दी वापस आया करो। किन उसे कहता है सिस्टर आज के बाद तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई अब एक म्यूटेंट बन चुका है, आज के बाद मैं कभी भी लेट वापस नहीं आऊंगा। जाओजू से कहती है ब्रदर अगर दोबारा तुम्हें बाहर ज्यादा समय के लिए जाना हुआ तो तुम्हें मुझे अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाली, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। किन उसे कहता है कोई मसला नहीं, मैं तुमसे कहा था ना कि एक बार जब तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगी तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, उसके बाद जब भी मैं बाहर जाऊंगा तुम मेरे साथ जाओगी। और साथ ही वो अपने बैग के अंदर से क्रिस्टल निकालता है और उसे कहता है ये क्रिस्टल मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। और साथ ही वो अपनी डुप्लीकेशन एबिलिटी को यूज करते हुए उस एक क्रिस्टल को दो बना देता है। किन उसे कहता है इस क्रिस्टल को निगल जाओ, इस क्रिस्टल को निगलने से तुम एक सुपर ह्यूमन बन जाओगी। जाओजू उसके हाथ से दोनों क्रिस्टल्स ले लेती है और कहती है क्या वाकई में एक सुपर ह्यूमन बन जाऊंगी। किन उसे कहता है हाँ बिल्कुल, जल्दी से इन क्रिस्टल्स को निगल जाओ, एक बार तुम सुपर ह्यूमन बन गई तो उसके पास जितने भी लो लेवल के ज़ॉम्बीज हैं ये सारे के सारे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, तुम इनको आहुति मार सकती हो। तो जाओजू उसकी बात मान लेती है और पहले क्रिस्टल को निगल जाती है। किन उसे कहता है अब मुझे बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्या तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। जाओजू क्रिस्टल को निगल लेने के बाद उसे कहती है हाँ ये क्रिस्टल काफी ज्यादा डिलीशियस था, ऐसे बचपन में हम बंटीज खाया करते थे बिल्कुल वैसा ही, इसका टेस्ट भी काफी ज्यादा अच्छा है। अपने चेहरे पे हाथ मारता है और उसे कहता है मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि इसका टेस्ट कैसा था, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई पावर जागी या नहीं। इस क्रिस्टल को खाने के बाद इंसान को इस तरह महसूस होता है जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई है और वो स्ट्रेंथ बाहर की तरफ निकल रही है। जाओजू बड़ी हैरान होकर उसे कहती है नहीं मुझे तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, मुझे तो बस वो टेस्टी लगा, इसके अलावा मेरी बॉडी से कोई भी स्ट्रेंथ नहीं निकल रही और मुझे नहीं लगता मैं स्ट्रॉन्ग हुई हूँ। इन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। इवोल्यूशन क्रिस्टल को खाने के बाद कोई भी नॉर्मल इंसान सुपर ह्यूमन में चेंज हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ क्यों नहीं बढ़ रही। उसके हाथ में जो दूसरा डुप्लीकेशन वाला क्रिस्टल होता है वो उसे कहता है चलो इसको भी खाओ फिर देखते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ती है या नहीं। जाओजू उसके हाथ से दूसरा क्रिस्टल लेती है और कहती है क्या मैं इसके ऊपर थोड़ा सा शुगर डाल सकती हूँ, फिर ये ज्यादा टेस्टी हो जाएगा। किन उसे कहता है नहीं तुम इसको ऐसे ही खाओ। तो जाओजू दूसरे क्रिस्टल को भी खा जाती है। किन उसे कहता है तो क्या अब तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है। जाओजू उसे कहती है नहीं मुझे इस बार भी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। किन उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और सोच रहा होता है, कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी पास्ट लाइफ में ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। कोई भी नॉर्मल इंसान जब क्रिस्टल को खाता है तो उसके अंदर स्ट्रेंथ जरूर आती है, यहाँ पर इसने दो क्रिस्टल्स को खाया है तो ये एक सुपर ह्यूमन क्यों नहीं बन रही। जाओजू अपने भाई से कहती है ब्रदर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये क्रिस्टल मुझे खिलाने के बाद ये वेस्ट हो गया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रेशियस होगा, तुमने बड़ी मेहनत से इसको हासिल किया होगा। अगर कोई और इसको खाता तो उसके अंदर सुपर ह्यूमन वाली पावर्स आ जाती, लेकिन मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। किन उसके सर पे हाथ रखता और कहता है इस वक्त हमारे लिए कुछ भी ज्यादा प्रेशियस नहीं है, ये क्रिस्टल तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो कि ये क्रिस्टल जाया हो गया है। थोड़ी देर के बाद जाओजू से कहती है ब्रदर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, इन दोनों क्रिस्टल्स को खाने के बाद मुझे मेरी बॉडी इस तरह महसूस करवा रही है जैसे कि मुझे और ज्यादा इन क्रिस्टल्स की जरूरत है, यानी कि मेरी बॉडी के अंदर इन क्रिस्टल्स की जितनी स्ट्रेंथ चाहिए उतनी पूरी नहीं हुई। किन भी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता अब इस बात का क्या मतलब हो सकता है। जाओजू से कहती है मुझे और ज्यादा क्रिस्टल चाहिए, मुझे और ज्यादा ला कर दो, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। किन उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारी जो एबिलिटी है वो बहुत ही हाई लेवल की होने वाली है, इसी वजह से तुम्हें और ज्यादा क्रिस्टल्स खाने की जरूरत है। लगता है कि बहुत सारे क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद ही तुम्हारे अंदर जो सुपर पावर्स हैं वो जागेंगी, इसलिए तुम्हें कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा क्रिस्टल्स लेकर नहीं आता। तुम्हें बहुत सारे क्रिस्टल्स खिलाऊंगा, उसके बाद देखेंगे कि तुम्हारे पास कौन सी हाई लेवल की सुपर ह्यूमन की पावर्स हैं। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 06 का एंड करने वाले हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एंड ऑफ वर्ल्ड की एपिसोड 7 के साथ हाजिर हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि न अपनी बहन के लिए भी कुछ इवोल्यूशन मटेरियल लेकर आता है। वो उसे कहता है कि इन क्रिस्टल्स को खा जाओ। वो पहले एक क्रिस्टल खाती है तो कहता है कि क्या तुम्हें कोई फर्क पड़ा है। साउशू से कहती है नहीं, मेरी बॉडी में कुछ भी डिफरेंट नहीं हुआ। वो उसे कहता है कि दूसरे क्रिस्टल को भी खाओ। जब वो दूसरे क्रिस्टल को खाती है तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और थोड़ी देर के बाद वो उसे कहती है मुझे कुछ ज्यादा भूख लग रही है, मुझे इसी तरह के और क्रिस्टल्स खाने हैं। किन उसकी तरफ देखता और कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारी स्पेशल पावर इतनी जल्दी नहीं जागने वाली जब तक तुम ज्यादा क्रिस्टल्स को ना खा लो। मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा क्रिस्टल्स को इकट्ठा करके लाऊंगा। उसके बाद जब तुम बहुत सारे क्रिस्टल्स को खा लोगी उसके बाद तुम भी एक सुपर पावर्स वाली ह्यूमन बन जाओगी। तो यहाँ पर इस एपिसोड की शुरुआत में साउशू अपने कंप्यूटर पर बैठी होती है। वो अपने कंप्यूटर के ऊपर गूगल पे सर्च करती है तो उसे एक वीडियो दिखाई देती है। वो अपने भाई से कहती है ब्रदर यहाँ पर आकर देखो ये कौन से मॉन्स्टर्स हैं। किन भी उसके पास आ जाता है और कहता है मुझे तो लगा था कि इंटरनेट बंद हो चुका होगा, लगता है कि अभी भी इंटरनेट चल रहा है। ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। इसका मतलब तो ये है कि अभी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर इन मॉन्स्टर्स ने अटैक नहीं किया और वो बची हुई हैं। तभी तो लाइट भी है और साथ में वाईफाई भी है। लेकिन जैसे ही किन उस वीडियो की तरफ देखता है तो वो वहीं पर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये तो म्यूटेड एलियन स्पीशीज है। तो वो एलियन स्पीशीज के कुछ छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि फायरफ्लाई टाइप के होते हैं, जो कि उड़ भी सकते हैं और अपने पिछवाड़े से लेजर बीम भी मार सकते हैं। साउशू अपने भाई से कहती है ब्रदर ये एलियन म्यूटेड स्पीशीज ये क्या चीज है, तुम इनके बारे में जानते हो। लू चैन उसे कहता है अगर मैं एक सिंपल लफ्ज में इसके बारे में बताऊं तो ये सिर्फ तबाही और मौत है, इसके अलावा इसके बारे में और क्या कह सकते हैं। कहीं पर ये कहानी हमें किन ही सुना रहा है। तो लेकिन यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि कहानी सुनाने वाला कहता है कि महामारी के दौर में न सिर्फ ज़ॉम्बीज, म्यूटेड स्पीशीज और इस महामारी के दौरान में और जितनी भी बीमारियां फैली उन सभी से ज्यादा खतरनाक थी ये एलियन म्यूटेड स्पीशीज। यहाँ पर वो इस बारे में बता रहा है कि ये एलियन स्पीशीज यहाँ पर आई कैसे। तो कहानी सुनाने वाला कहता है महामारी के दौरान पता नहीं कैसे पर किसी बहुत ही पावरफुल चीज ने टाइम एंड स्पेस के अंदर एक बहुत ही छोटा सा रिफ्ट बना दिया। उस रिफ्ट की वजह से एक डायमेंशनल क्रैक ओपन हुआ और उस क्रैक के अंदर से ये एलियन स्पीशीज हमारी दुनिया में आना स्टार्ट हो गई। तो उन रिफ्ट के अंदर से जो कुछ भी निकलता है उन सारी चीजों को हम लोग एलियन स्पीशीज कहते हैं और ये एलियन स्पीशीज हमारे यहाँ पर जो म्यूटेंट ज़ॉम्बीज हैं उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्पेस रिफ्ट के अंदर से जितने भी एलियंस निकलते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यानी कि उनमें से कुछ उड़ने वाले हो सकते हैं, कुछ रेंगने वाले हो सकते हैं और कुछ कीड़ों की शेप में होते हैं, जैसे कि ये वीडियो में फायरफ्लाई इंसेक्ट्स को दिखाया जा रहा है। हालांकि ये सारे के सारे म्यूटेंट ज़ॉम्बीज से काफी ज्यादा अलग दिखते हैं लेकिन इन सभी का मकसद सिर्फ एक ही है, यहाँ पर बाहर आने के बाद इंसानों को मारना। ये सभी लोग इंसान को अपना दुश्मन समझते हैं। म्यूटेंट ज़ॉम्बीज से लेकर एलियन स्पीशीज तक उन सभी को जहाँ पर भी इंसान दिखाई देता है वो उसको मार देते हैं। किन कहता है पता नहीं ये एलियन स्पीशीज यहाँ पर कैसे पहुंची, इसके अंदर वो क्रैक्स किसने डाले और इस सब का एपोकलिप्स के साथ क्या ताल्लुक है। हमारे रिकॉर्ड्स में इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ और साइंटिस्ट इसकी वजह नहीं जान पाए। इन फ्यूचर में जैसे ही एलियन स्पीशीज अपीयर हुई तो इनके अपीयर होने के बाद उन्हें सारे सिटीज के ऊपर अटैक किया और बहुत सारे इंसानों को मार डाला और वहीं पर एंड ऑफ वर्ल्ड हो गया, यानी कि सारी की सारी दुनिया का खात्मा हो गया। साउशू से कहती है ब्रदर ये सारे के सारे कीड़े तो बहुत ज्यादा डरावने लग रहे हैं। केन उसे कहता है ये जितने भी एंशिएंट रेस के कीड़े हैं ये सारे के सारे पहले अपना घोंसला बनाएंगे और उस घोंसले के बाद अंडे देंगे और जब इनके अंडों के अंदर से बच्चे निकलेंगे तो इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये यहाँ पर बहुत ही जल्दी लाखों की तादाद में हो जाएंगे और उसके बाद ये आसपास के सिटीज के ऊपर अटैक करने के लिए निकलेंगे। जिस भी सिटी के ऊपर जाएंगे ये सारे एक साथ जाते हैं और तबाही मचा देते हैं। जैसे कि गंदम की फसल के ऊपर टिड्डी दल का अटैक होता है बिल्कुल वैसे ही ये पूरे के पूरे गाँव को उजाड़ देते हैं। अपनी बहन से कहता है अब तो एलियन स्पीशीज भी यहाँ पर अपीयर हो गई है, मेरे पास अब जरा भी टाइम नहीं बचा, मुझे कल से अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि मैं तुम्हें इन सब से प्रोटेक्ट कर सकूं। साउशू अपने भाई से कहती है लेकिन ब्रदर इस बार मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना है। केन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, अब जबकि तुमने क्रिस्टल को खा लिया है कल से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा, कल से मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इन सारे ज़ॉम्बीज में अपने आप को कैसे जिंदा रखना है। तो नेक्स्ट सीन 2 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 2 दिन के बाद इन अपनी फायर पावर को यूज करते हुए एक ज़ॉम्बी को मार देता है। उसकी बहन काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है शे ब्रदर तुमने बहुत ही अच्छा किया, तुम तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। किन कहता है ये सारे ज़ॉम्बीज वक्त गुजरने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, इनको हराना अब काफी मुश्किल हो गया है। पता है कि अब इनकी बॉडी के अंदर से क्रिस्टल भी मिलेंगे। साथ ही वो ज़ॉम्बी की बॉडी को चीरता है तो उसकी बॉडी के अंदर से उसे एक व्हाइट कलर का क्रिस्टल मिलता है। वो कहता है ये वाला क्रिस्टल एक हाई क्वालिटी का क्रिस्टल लगता है। फिर साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसे डुप्लीकेट बना देता है, यानी कि उसके 2 बना देता है। फिर अपनी बहन से कहता है चलो जल्दी से इनको खा जाओ और वो उन दोनों क्रिस्टल्स को खा जाती है। किन उसे कहता है इन दोनों क्रिस्टल्स को मिलाकर अब तक तुमने 10 क्रिस्टल्स को खा लिया है, मुझे बताओ क्या तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी पावर्स जाग रही है या नहीं। किन उस क्रिस्टल को खाने के बाद कहती है हाँ मुझे कुछ महसूस हो रहा है, लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर पावर्स जाग रही हैं। किन आगे बढ़ता है और उसे कहता है अच्छा मुझे बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। अपनी आंखें
बंद करके सोचो, तो पता चलेगा तुम्हारे पास कैसी पावर्स हैं। उसे कहती है मुझे लगता है कि मेरे अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई है कि मैं एक बड़े से बुल को सिर्फ एक ही पंच मार कर गिरा सकती हूँ। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद मुस्कुरा देता है और कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। तब तुम्हारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल एबिलिटी जाग जाएगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारी स्पेशल एबिलिटी क्या है। अब जबकि तुमने इतने सारे क्रिस्टल्स को निगल लिया है तो इतने सारे क्रिस्टल्स की वजह से हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। ज़ाओ से कहती है मुझे वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे तो लगता है कि मैं सुपर गर्ल बन चुकी हूँ, मैं सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को सिर्फ एक एक पंच मारकर हरा सकती हूँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अपने भाई से कहती है ब्रदर मुझे लगता है कि मुझे कुछ महसूस हो रहा है, जैसा कि तुमने कहा कि आंखें बंद करके महसूस करो, मुझे लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर मेरी स्पेशल एबिलिटी जाग रही है। वो किन को बताती है मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी भी चीज को छूने से उसको स्ट्रेंथ दे सकती हूँ। किन उसकी बात सुनते ही कहता है लगता है कि तुम्हारी एबिलिटी रीइंफोर्समेंट है। ज़ाओ से कहती है अब इन्फोर्समेंट वाली कौन सी एबिलिटी होती है, इसको कैसे यूज करना है। वहीं पर नीचे एक ईंट पड़ी होती है, वहीं से उस ईंट को उठाता है और अपनी पावर को यूज करते हुए उस ईंट को दो हिस्सों में तोड़ देता है। एक पार्ट को वो ज़ाओ को देता है और कहता है इसके ऊपर अपनी एबिलिटी को यूज करो। किन उसे कहता है अगर तो वाकई में तुम्हारी एबिलिटी इन्फोर्समेंट है तो फिर तो ये बहुत ही अच्छी एबिलिटी है। ज़ाओ उस टूटी हुई ईंट के टुकड़े को अपने हाथ में पकड़ती है और अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए उस ईंट के अंदर अपनी एनर्जी को भर देती है और वो ईंट चमकना शुरू हो जाती है। यहाँ फिर सिर्फ एनर्जी को दिखाने के लिए उसे चमकाया जा रहा है। ज़ाओ उस टूटी हुई ईंट के ऊपर अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करने के बाद अपने भाई को वापस कर देती है। किन उसे कहता है अब जरा गौर से देखना। तो किन के हाथ में जो दूसरा ईंट का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर उसे अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट नहीं किया, वो उसको अपने हाथ में पकड़कर मुट्ठी को बंद करता है तो वो टूट जाती है। किन अपनी बहन से कहता है क्या तुमने देखा एक नॉर्मल ईंट को तोड़ना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अब इस ईंट को तोड़कर देखते हैं और देखते हैं क्या वाकई में तुम्हारी एबिलिटी इन्फोर्समेंट है या नहीं। किन उस ईंट को अपने हाथ में पकड़ता है और अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए अपनी उंगलियों को बंद करता है, लेकिन उस ईंट को तोड़ने में उसे काफी ज्यादा मुश्किल होती है। थोड़ी देर जोर लगाने के बाद वो इस ईंट को तोड़ ही देता है। ज़ाओ इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ब्रदर तुमने तो ये कर लिया, तुमने तो दोनों ईंटों को तोड़ दिया। किन उसे कहता है यहाँ पर टेस्ट तुम्हारा हो रहा था, तुम्हारे पास तो वाकई में इन्फोर्समेंट की पावर है। तुम्हारी एबिलिटी ये है कि तुम जिस चीज को भी छुओगी तुम उसको स्ट्रेंथ दे सकती हो, यानी उसको या तो बहुत ज्यादा हार्ड कर सकती हो या फिर इसको पावर दे सकती हो। क्या तुम्हें पता है कि जिसके पास इन्फोर्समेंट की पावर होती है वो हमारे जैसे सुपर पावर वाले ह्यूमंस में से भी सबसे ज्यादा हाई लेवल का सुपर पावर वाला ह्यूमन समझा जाता है। ज़ाओ ये बात सुनने के बाद खुश हो जाती है और कहती है क्या वाकई में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। किन उसे कहता है हाँ तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, चलो मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। अपनी रीइंफोर्समेंट एबिलिटी को मेरी बॉडी के ऊपर यूज करो। वो अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाती है और अपने ब्रदर के ऊपर हाथ लगाते हुए अपनी एबिलिटी के साथ उसे इन्फोर्समेंट दे देती है जिससे उसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाती है। किन भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है ये तो वाकई में काम कर गया। साथ ही वो नीचे की तरफ एक स्टैंस लेते हुए बड़ी स्पीड के साथ सामने की तरफ बढ़ता है और साथ ही अपनी फायर पावर को भी रिलीज करते हुए सामने की दीवार के ऊपर एक पंच मारता है। तो उसके पंच की पावर अब क्योंकि डबल हो चुकी है वो उस दीवार को सिर्फ एक ही पंच के साथ तोड़ देता है। ज़ाओ कहती है ब्रदर तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। किन उसे कहता है ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं है बल्कि ये तुम्हारी इन्फोर्समेंट की स्ट्रेंथ है। तुमने मुझे इन्फोर्स किया था अपनी पावर्स के साथ, इसलिए मेरे पास जितनी पावर थी वो डबल हो गई। ज़ाओ से कहती है तो इसका मतलब मैं तुम्हारे बहुत ही काम की हूँ, तो क्या फ्यूचर में तुम्हारे साथ मैं हंटिंग पर जा सकती हूँ। किन मुस्कुराते हुए उससे कहता हाँ क्यों नहीं, कल से तुम मेरे साथ ही जाओगी, कल से मैं तुम्हें हंटिंग टेक्निक सिखाऊंगा और कॉम्बैट की ट्रेनिंग भी दूंगा। साथ ही नेक्स्ट सीन कल का दिखाया जाता है। अगले दिन किन और ज़ाओ फिर से सड़क पर आ जाते हैं तो सड़क पर एक ज़ॉम्बी होता है जो कि दूसरी तरफ जा रहा होता है। किन अपनी बहन को अपना लोहे का रॉड पकड़ाता है और कहता है इसके पीछे आराम से जाना और जाकर अपनी रॉड के साथ इसको मार डालो, ये तुम्हारा पहला शिकार होगा, चलो देखते हैं तुम कैसे अपना शिकार करती हो। किन उसे कहता है सबसे पहले अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए अपनी बॉडी और साथ ही इस रॉड इन दोनों को अपनी एबिलिटी के साथ स्ट्रेंथन कर लो और इनकी पावर्स को बढ़ा लो। उसके बाद आराम से दबे पांव उस ज़ॉम्बी के पीछे चले जाओ और उस ज़ॉम्बी के सर में इस रॉड को घोंप देना। और तुम्हें नर्वस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर तुम्हारे पास ही हूँ। वो ज़ॉम्बी तुम्हारे पर अटैक करेगा तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। ज़ाओ से कहती है ठीक है ब्रदर मैं अभी जाती हूँ। फिर ज़ाओ अपने हाथ में रॉड को पकड़ दिया और बड़े ही आराम से ज़ॉम्बी के पीछे चली जाती है। उस ज़ॉम्बी के पीछे जाने के बाद वो अपने रॉड को ऊपर की तरफ उड़ाती है और उसके सर में मारने लगती है, लेकिन उसी वक्त ज़ॉम्बी पीछे की तरफ मुड़ता है और ज़ाओ को देख लेता है। ज़ाओ बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ज़ॉम्बी जल्दी से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन ज़ाओ साइड पर होते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेती है। वो ज़ॉम्बी फिर से वहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ उड़ता है और उसके बाजू के ऊपर काटने लगता है, लेकिन ज़ाओ फिर से अपने हाथ को बचा लेती है और ऊपर की तरफ उठाते हुए उस रॉड को अपने हाथ में पकड़ती है और बड़ी पावर के साथ उसके सर में मारना शुरू कर देती है। वो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बहुत बार उसके सर में मारती है। वो तो बेचारे उस ज़ॉम्बी के सर का कीमा बना देती है। उसी वक्त उसका भाई आगे बढ़ता है और उसे कहता है ज़ाओ अब बस करो, मैंने तो सिर्फ इसको मारने का कहा था, तुमने तो अपनी रॉड के साथ इसका
कीमा बना दिया, कहीं इसकी बॉडी के अंदर जो क्रिस्टल है उसको मत तोड़ देना। जाओशू भी अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहती है, लगता है कि मैंने जो कर दिया, मैंने अपने पहले शिकार को मार दिया। किन उसकी तारीफ करते हुए कहता है, हालांकि तुमने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर दिया और इस ज़ॉम्बी बेचारे की हालत खराब कर दी, लेकिन फिर भी तुमने अपनी एबिलिटी का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया। तुमने उस रॉड के ऊपर और साथ ही अपनी बॉडी के ऊपर भी अपनी एबिलिटी को यूज किया था, जिससे तुम्हारी पावर बढ़ गई थी। ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, तुम्हारी ट्रेनिंग काफी अच्छी चल रही है। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 7 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एंड ऑफ वर्ल्ड की एपिसोड 8 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था इन अपनी बहन जाओशू को ज़ॉम्बीज को मारने का तरीका सिखा रहा है। वो उसके हाथ में उसकी रोड पकड़ाता है और कहता है, जाओ जाकर उस ज़ॉम्बी को मार डालो। और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं यहीं पर तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। उसकी बहन उस रोड को हाथ में पकड़ती है और उस ज़ॉम्बी को मारने के लिए चली जाती है। तो यहाँ पर जाओशू अपने पहले शिकार को कर लेती है। तो पहले शिकार को मारने के बाद उसका भाई उसे कहता है, तुमने तो बहुत ही अच्छा किया, तुम्हारा पहला शिकार बहुत ज्यादा अच्छा रहा। फिर वो आगे बढ़ता है और उस ज़ॉम्बी की बॉडी को देखकर कहता है, अगर तुम इस बॉडी के ऊपर और ज्यादा जोर से वार करती तो मुझे लगता है कि इसके अंदर जो क्रिस्टल था उसने भी टूट जाना था और हमें वो क्रिस्टल नहीं मिलता। फिर वो उसकी बॉडी को फाड़ता है तो उसकी बॉडी के अंदर से उसे क्रिस्टल मिलता है। किन कहता है, हमारी किस्मत तो काफी ज्यादा अच्छी है, हमें यहाँ पर एक और क्रिस्टल मिल गया है। किन अपनी बहन से कहता है, अब जबकि तुम्हारे पास इन्फोर्समेंट की एबिलिटी है तो पहले इस क्रिस्टल को इन्फोर्समेंट एबिलिटी के साथ इसकी पावर को डबल करो और उसके बाद मैं अपनी डुप्लीकेट एबिलिटी के साथ इसको डुप्लीकेट बनाऊंगा और इसके बाद हमारे पास डबल पावर के 4 इस तरह के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। जाओशू से कहती है, चलो देखते हैं। वो अपनी पावर्स को उसके ऊपर यूज करती है। फिर किन उसको डुप्लीकेट बनाता है तो उसके डुप्लीकेट 3 बनते हैं, यानी कि वो टोटल 4 हो जाते हैं। जाओशू से कहती है, ब्रदर तुम्हारी कैलकुलेशन तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, हमारे पास तो 4 क्रिस्टल्स आ गए हैं, मतलब कि 2 क्रिस्टल्स के अंदर ही 4 क्रिस्टल्स की पावर है। तो उन दोनों क्रिस्टल्स को किन खुद ही खा जाता है। वो उन क्रिस्टल्स को खाता और कहता है, ये तो वाकई में काम कर गया, तुम्हारी रीइंफोर्समेंट एबिलिटी के साथ हम क्रिस्टल की पावर को बढ़ा सकते हैं और फिर मेरी डुप्लीकेशन एबिलिटी के साथ हम उनके 2 बना सकते हैं। इस तरह हमारी स्ट्रेंथ बहुत ही तेजी से बढ़ेगी। जाओशू भी अपने भाई से कहती है, ब्रदर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर मैं इस तरह के क्रिस्टल्स को खाती रहूंगी तो मेरी बॉडी के अंदर और भी ऐसी एबिलिटीज हैं जिन्हें मैं अवेकन कर सकती हूँ। किन उसे कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है फिर तुम्हारे लिए और ज्यादा क्रिस्टल्स को ढूंढते हैं ताकि तुम नई एबिलिटीज को जगा सको। किन भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है। किन इसी बारे में सोच रहा होता है। किन कहता है, पहली बात तो ये है कि ब्लड रेन इसकी बॉडी के ऊपर गिरने के बाद इसकी बॉडी को जलाती नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जितने ज्यादा क्रिस्टल्स को खाती है उसके लिए उतने ज्यादा कम है, ये और ज्यादा क्रिस्टल्स को खाना चाहती है। किन अपनी बहन की तरफ देख रहा होता है और कहता है, मुझे ये नहीं पता कि ये फ्यूचर में किस तरह इवॉल्व होगी और किस तरह की सुपर ह्यूमन बनेगी, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह ये क्रिस्टल्स को निगल रही है फ्यूचर में एक बहुत ही पावरफुल सुपर ह्यूमन बनने वाली है। वो दोनों भी यहीं पर खड़े होते हैं कि उन्हें गोलियों के चलने की आवाज आती है। वो दोनों साइड पर देखते हैं और कहते हैं, ये तो गन शॉट की आवाज है, लगता है कि आसपास कोई है। किन अपनी बहन से कहता है, जाओशू चलो चल के देखते हैं कि वहाँ पर कौन है। कोई सर्वाइवर हो सकता है जिसके पास गन है, लेकिन तुम मेरे पीछे ही रहना और अगर वहाँ पर कोई गन से हमारे पर अटैक करे तो जल्दी से किसी कवर के पीछे छुप जाना ताकि तुम्हें गोली ना लगे। जाओशू से कहती है, अच्छा ठीक है। किन इसी बारे में सोच रहा होता है। किन कहता है, अगर वो कोई लुटेरे हुए जिनके पास गन्स हैं तो मैं उन लोगों को वहीं पर मार डालूंगा और उनके पास जितनी भी सप्लाईज होंगी वो सारी की सारी सप्लाईज ले लूंगा। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन उसी जगह का दिखाया जाता है जहाँ पर वो गोलियां चल रही हैं। वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज होते हैं और उन ज़ॉम्बीज के सामने 4 सोल्जर्स होते हैं जिनके पास गन्स होती है। वो अपनी गन्स के साथ उन्हीं ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं। एक स्क्वाड मेंबर अपने स्क्वाड के लीडर से कहता है, स्क्वाड लीडर चलो जल्दी से यहाँ से वापस चलते हैं, मुझे नहीं लगता कि इन सारे ज़ॉम्बीज को हम अपनी इन गन्स के साथ मार पाएंगे, हमारे पास एमो बहुत ज्यादा कम रह गई है। उसका दूसरा साथी उसे कहता है, लगता है कि तुम्हें अभी तक इस बात की समझ नहीं आई, हमारे हायर ऑफिशियल्स हमारे टीम लीडर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसी वजह से उन्होंने हमें इतना ज्यादा डेंजरस मिशन दे दिया और ऊपर से टीम लीडर को उन्होंने ज्यादा स्क्वाड के सोल्जर्स भी नहीं दिए, सिर्फ हम तीनों को अपने बॉस के साथ भेजा है। हमें यहाँ पर जनरल ली को बचाने के लिए भेजा गया है। अगर हम लोग जनरल ली को रेस्क्यू नहीं कर पाए तो हमें काफी कड़ी सजा दी जाएगी और अगर हम लोग उसको रेस्क्यू कर पाए तो हमारा मिशन काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। फ्यूचर में हमें इस तरह के डेंजरस मिशन नहीं दिए जाएंगे। उनका एक साथी कहता है, मुझे लगता है कि उनकी सजा बेहतर रहेगी यहाँ पर इन ज़ॉम्बीज के हाथों मरने से। मेरे पास सारी गोलियां खत्म होती जा रही हैं। एक साथी अपने स्क्वाड लीडर से कहता है, स्क्वाड लीडर अब हम लोग क्या करें, अगर हम लोग अपनी थोड़ी बहुत गोलियों के साथ इन सारे ज़ॉम्बीज को मार भी देते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज होंगे जो कि कहीं ना कहीं से निकल आएंगे। हम लोग उन सभी को कैसे संभालेंगे। ये मिशन तो इम्पॉसिबल है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मुझे
लगता है कि हाई राव साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसी वजह से इतना डेंजरस मिशन हमें दे दिया गया है। अगर वो लोग हमारे साथ ऐसे ही करते रहे, लॉ एनफोर्समेंट तो खत्म हो चुकी है, हम लोग किसी और जगह पर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपना नया सेटअप बनाते हैं। स्क्वाड लीडर उनसे कहता है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम सभी लोग इस मिशन की वजह से कितने ज्यादा परेशान हो, लेकिन हमें इस मिशन को पूरा करना ही पड़ेगा। अगर उनकी नजर सामने की तरफ पड़ती है, जहाँ पर एक बड़े से पत्थर के ऊपर किन और उसकी बहन जाओजू खड़े होते हैं। वो कहती है, जरा ऊपर की तरफ देखो, वहाँ पर कुछ सर्वाइवर्स हैं। किन भी उन सोल्जर्स की तरफ देखता और कहता है, ये सारे तो सर्वाइवर्स हैं। साथ ही वो सारे ज़ॉम्बीज़ जो कि पहले उन सोल्जर्स की तरफ जा रहे थे, वो जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ते हैं और किन और जाओजू की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं। किन भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है, ये सारे ज़ॉम्बीज़ उनको छोड़कर हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर म्यूटेंट की जो पावर्स हैं, उनकी वजह से इन्हें खुशबू आ गई है और ये हमारे पीछे आ रहे हैं। तो उन चारों सोल्जर्स में से एक सोल्जर अपने स्क्वाड लीडर से कहता है, स्क्वाड लीडर चलो जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं। जबकि वो सर्वाइवर्स उन सारे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। हमारे पास अच्छा मौका है, चलो निकलो यहाँ से निकलते हैं। स्क्वाड लीडर चिल्लाकर उसे कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो, तुम इतने डरपोक कब से हो गए? तुम्हें तो एक सोल्जर नहीं होना चाहिए, तुम यहाँ पर सर्वाइवर्स को छोड़कर भागना चाहते हो। तुम्हें पता है कि एक सोल्जर का काम क्या है? हमारा काम है सिविलियंस की जान बचाना। आपके सामने तो सिविलियंस हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि पहले इनकी जान बचाएं, चाहे हमारे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। किन अपनी रॉड के ऊपर अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी बहन जाओजू से कहता है, जाओजू अपनी इन्फोर्समेंट वाली एबिलिटी को मेरी बॉडी और रॉड के ऊपर इस्तेमाल करो ताकि मैं अपनी पावर को डबल कर सकूं और तुम यहीं पर रहना। इन सारे ज़ॉम्बीज़ के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। फिर वो बड़ी स्पीड के साथ नीचे उतरता है। वो सारे सोल्जर भी ये देखकर काफी हैरान होते हैं और वो भी वहीं पर खड़े होकर देखना शुरू कर देते हैं कि आखिर ये करने क्या वाला है। लेकिन वहीं से इस पत्थरों के ऊपर से नीचे की तरफ जंप लगाता है और अपनी रॉड के साथ फायर पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका करता है और सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को जला देता है। स्क्वाड लीडर भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ये लड़का कौन है? इसके हाथ में एक रॉड है। ये एक लेजेंडरी म्यूरियम मास्टर तो नहीं है, लेकिन एक म्यूरियम मास्टर भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता कि इसने सिर्फ एक ही अटैक के साथ यहाँ पर कितने सारे ज़ॉम्बीज़ थे सभी को एक ही अटैक से मार डाला। म्यूरियम फाइटर के लिए भी ऐसा करना आसान नहीं है। तो फिर किन और जाओजू दोनों ही नीचे उतर आते हैं उन सोल्जर्स के पास। वो सोल्जर्स भी उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो स्क्वाड लीडर उसे कहता है, हेलो, हम लोग यहाँ पर चाइना की आर्मी से रेस्क्यू और सर्च मिशन पर आए हैं ताकि सिविलियंस को बचा सके। मेरा नाम कैप्टन लिन फेंग है। किन उसका नाम सुनते ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसने ये नाम पहले भी सुना हुआ है। कैप्टन लिन फेंग उससे पूछते हैं, क्या तुम एक लेजेंडरी म्यूरियम मास्टर हो? और साथ ही वो उसे कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग यहाँ पर इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को नहीं संभाल पा रहे थे, तुमने तो सिर्फ एक ही अटैक के साथ उन सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया। तो यहीं पर हमारा किन हमें म्यूरियम फाइटर के बारे में बताता है। वो कहता है, एक म्यूरियम फाइटर एक नॉर्मल इंसान होता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा अलग होती है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल इंसान से ज्यादा होती है। एक म्यूरियम फाइटर किसी तरह के भी वेपन को यूज कर सकता है, या तो वो तलवारबाज हो सकता है या फिर और भी किसी तरह के वेपन को यूज कर सकता है। हालांकि वो लोग क्रिस्टल्स की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद इवोल्व पर्सन नहीं बनते, लेकिन उनके पास इतने ज्यादा स्किल्स होती हैं। सुपर पावर वाला इंसान भी उनसे फाइट करते वक्त काफी ज्यादा घबरा जाए। तो अगर यहाँ पर कोई म्यूरियम फाइटर होता तो वो भी इन ज़ॉम्बीज़ को इतनी आसानी से मार सकता था जितनी आसानी के साथ सुपर पावर वाला ह्यूमन यानी कि मैं इनको मार सकता हूँ। किन कैप्टन से कहता है, नहीं, मैं एक म्यूरियम फाइटर नहीं हूँ, मैं तो बस एक नॉर्मल इंसान हूँ। कैप्टन लिन फेंग उसे कहते हैं, लड़के तुम्हारे स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी हैं, तो क्या तुम हमारी आर्मी को ज्वाइन करना चाहोगे? तुम हमारी आर्मी को ज्वाइन कर लो, फिर हम लोग बहुत सारे सिविलियंस की जान बचा सकते हैं और मुझे लगता है कि तुम फ्यूचर में बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगे। किन उनसे कहता है, सर मैं एक सोल्जर बनने के लिए नहीं बना और ना ही मैं डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकता हूँ, मुझे ऑर्डर्स को फॉलो करने से एलर्जी है, इसलिए मैं आपकी आर्मी को ज्वाइन नहीं कर सकता। आपकी ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन लिन फेंग उसे कहते हैं, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि तुम्हारे जैसा टैलेंटेड लड़का हमारी आर्मी को ज्वाइन नहीं करना चाहता। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें आर्मी को ज्वाइन नहीं करना तो हमें यहाँ से अलग होना होगा, हमें दूसरी तरफ जाना है। वो अपने सोल्जर्स को अपने साथ लेते हैं और दूसरी तरफ निकल पड़ते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद जाओजू अपने भाई से पूछती है, ब्रदर तुमने पहले जितने भी लोग मिले थे उन सभी को मार दिया था, लेकिन इन सर्वाइवर को तुमने छोड़ क्यों दिया? इनको क्यों नहीं मारा? क्या तुम्हें लगता है कि ये अच्छे लोग हैं? और ऊपर से तुम कैप्टन लिन फेंग के साथ बहुत ही इज्जत से पेश आ रहे थे, ऐसा क्यों? किन उसे कहता है, कैप्टन लिन फेंग को मैं जानता हूँ। कई बार वो फ्यूचर का सीन दिखाता है 100 साल बाद का, जहाँ से वो पिछले वक्त में आया है। फ्यूचर के वक्त में वो अपने एक दोस्त के साथ एक मिशन पर होता है, वहीं पर उसे एक स्टैचू दिखाई देता है। किन अपने दोस्त से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि स्टैचू की कहानी क्या है और ये किसका स्टैचू है? उसका दोस्त उसे कहता है, ये स्टैचू एक नॉर्मल सोल्जर का है, कैप्टन जिसका नाम लिन फेंग हुआ करता था और बहुत सारे क्रिस्टल्स को ऑब्जर्व करने के बाद वो एक बहुत ही पावरफुल सुपर ह्यूमन बन गया। ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये एक एस रैंक का सुपर ह्यूमन बन गया था और ऊपर से ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी कमजोर लोगों के लिए फाइट करता रहा। यहाँ पर इसने जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा सिविलियंस की जान बचाई, लेकिन आखिरकार इसकी भी मौत हो गई। ये ब्लैक फॉरेस्ट की बैटल में मारा गया। तो ब्लैक फॉरेस्ट कंटेंशन में मरने के बाद इसको हीरो बना दिया गया और इसका स्टैचू इसी वजह से यहाँ पर लगा हुआ है। किन अपने दोस्त से कहता है, कैप्टन लिन फेंग के बारे में तो मेरे मास्टर ने भी
बताया था। मेरे मास्टर भी जब लिन फेंग का नाम लेते हैं तो वो भी इसके सामने काफी ज्यादा रिस्पेक्ट पेश करते हैं कि वो भी लिन फेंग की काफी इज्जत करते हैं। तो उसका दोस्त उसे कहता है, मैं तुम्हारे इस कैप्टन लिन फेंग की इज्जत करने की बजाय उस ब्लैक फॉरेस्ट से डरना ज्यादा प्रेफर करूंगा। यहाँ पर इसकी मौत हुई। मैं तो बस उम्मीद ही कर सकता हूँ कि ब्लैक फॉरेस्ट वाला इंसिडेंट दोबारा जिंदगी में कभी ना हो, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ी तबाही मची थी और हमारे एस रैंक के सुपर पावर वाले ह्यूमंस भी उस तबाही को नहीं रोक पाए थे। तो हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। अशु अपने भाई से कहती है, ब्रदर तुम कैप्टन लिन फेंग को कैसे जानते हो? किन उसे कहता है, मैं इसको पर्सनली नहीं जानता, मेरे एक दोस्त ने इसके बारे में बताया था, ये कितना महान इंसान है। फिर किन कैप्टन लिन फेंग की तरफ देखता है और कहता है, कैप्टन मुझे याद है कि अभी हम लोग 2019 में है और सिर्फ 10 साल के बाद ब्लैक फॉरेस्ट कंटेंशन वाला वाकया होने वाला है। 10 साल के बाद एक सुपर ह्यूमन बनने के बाद आपकी मौत ब्लैक फॉरेस्ट में होने वाली है, इसलिए आपके पास सिर्फ 10 साल हैं, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर लें जितना कर सकते हैं। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 8 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? एंड ऑफ वर्ल्ड की एपिसोड 9 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था किन और जाओशू का सामना 4 सोल्जर्स के साथ होता है और इन सोल्जर्स के अंदर एक कैप्टन लिन फेंग होते हैं जो कि फ्यूचर में एक बहुत बड़े हीरो बनने वाले हैं, जिनके स्टैचूज भी लगेंगे। किन को वो ऑफर करते हैं कि वो आर्मी को ज्वाइन कर ले और उनका एक साथी बन जाए, लेकिन किन उनकी ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और उनसे कहता है, नहीं मुझे आपकी आर्मी को ज्वाइन नहीं करना क्योंकि मैं आर्मी के लिए नहीं बना। कैप्टन अपने सोल्जर्स को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद इस एपिसोड की शुरुआत में किन और जाओशू आगे बढ़ते हैं और अपने शिकार को आगे बढ़ाते हैं। वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर उन्हें कुत्ता दिखाई देता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका है और वहीं पर वो एक दूसरे ज़ॉम्बी की बॉडी को खा रहा होता है। किन एक दीवार के साथ छुपकर उस कुत्ते की तरफ देखता और कहता है, ये एक म्यूटेंट डॉग है, लगता है कि ये मॉन्स्टर हायर लेवल का म्यूटेंट मॉन्स्टर है, तुम इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको मारता हूँ, तुम यहीं पर छुप कर देखो। किन बड़े ही आराम से उस दीवार के पीछे से निकलता है और जंप करते हुए जैसे उसके ऊपर अटैक करने लगता है, वो म्यूटेंट डॉग ऊपर की तरफ देख लेता है कि कोई उसके ऊपर अटैक करने वाला है। वो जल्दी से जंप करते हुए साइड पर हट जाता है। किन कहता है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, उसने मुझे अटैक करते हुए देख लिया, अब तो मुझे इसके साथ फ्रंट से ही बैटल करना पड़ेगी। और वो भागते हुए फिर से किन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन किन उसके पेट में एक जबरदस्त किक मारते हुए इसे पीछे की तरफ गिरा देता और कहता है, मुझे इसे यहीं पर मारना होगा क्योंकि अगर ये म्यूटेंट मॉन्स्टर यहाँ से भाग गया ये फ्यूचर में मेरे पीछे जरूर आएगा, क्योंकि अगर ये किसी से डर कर भाग जाते हैं तो ये फ्यूचर में उसके ऊपर अटैक करने के लिए जरूर आते हैं जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ताओशू दूर से चिल्लाकर अपने भाई से कहती है, ब्रदर किन, अगर ये डॉग दूर की तरफ भाग रहा है तुम अपने लोहे की रॉड को भाले की तरह भी दूर से फेंक सकते हो। तो किन अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए अपनी रोड को अपने हाथ में पकड़ता है बिल्कुल एक भाले की तरह और दूर से उसके ऊपर थ्रो लगाता है जो कि सीधा उसकी टांग के अंदर जाकर धंस जाता है। और क्योंकि उसने अपनी रॉड के अंदर अपनी फायर पावर को एक्टिवेट किया होता है, जैसे ही वो उसकी टांग के अंदर जाकर धंसता है वहाँ पर फायर रिलीज होती है और एक जबरदस्त धमाका होता है और वो कुत्ता बेचारा वहीं पर उसकी आग से जल जाता है और जलकर मर जाता है। किन और जाओशू दोनों आगे बढ़ते हैं। जाओशू अपने भाई से कहती है, भाई तो क्या ये म्यूटेंट डॉग मर गया? किन उसे कहता है, हाँ ये मर चुका है, मुझे लगता है कि ये एक म्यूटेंट बीस्ट है तो इसकी बॉडी के अंदर से हमें एक हाई क्वालिटी का क्रिस्टल जरूर मिलेगा। जाओशू अपने ब्रदर से कहती है, ब्रदर तुमने मुझे एक बार बताया था कि तुम्हारे पास फायर की पावर है, लेकिन मैंने कभी तुम्हें तुम्हारे हाथ से फायर को निकालते हुए क्यों नहीं देखा और ना ही तुम अपने हाथ से कोई फायर बॉल्स निकाल सकते हो। किन अपनी बहन से कहता है, हाँ ये बात सच है कि मेरे पास फायर की पावर है, लेकिन मैं अपनी फायर की पावर को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ, अपनी फायर के फायर बॉल्स बनाने से या फिर अपनी फायर को आसपास छिड़काने से अपने वेपन के अंदर अपनी फायर को कंडेंस करना ज्यादा बेहतर है। मैंने अपनी फायर को यूज करने का नया तरीका डेवलप किया है, ये तरीका सबसे बेस्ट है। इसी वजह से मैं यहाँ पर फायर बॉल्स और अपने मुंह से या फिर अपने हाथ से फायर नहीं निकालता क्योंकि उससे फायर जाया होती है। इस मेथड को यूज करने से मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती है, इसी वजह से मैं इसी मेथड को यूज कर रहा हूँ। साथ ही वो उस डॉग के पास ही बैठा होता है और उसकी बॉडी को काट रहा होता है ताकि उसके अंदर से क्रिस्टल को निकाल सके। ताओशू उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब तुम एक क्लोज कॉम्बैट वाले मैजिशियन हो, उसके पास फायर पावर है। किन उसकी बॉडी को फाड़ता है तो उसकी बॉडी के अंदर से उसे 2 क्रिस्टल्स मिलते हैं। किन कहता है, हमारी किस्मत तो काफी ज्यादा अच्छी है, इस डॉग की बॉडी से हमें 2 क्रिस्टल्स मिले हैं, एक इसका अपना है और दूसरा इसने किसी को खाया होगा तो उसका क्रिस्टल इसकी बॉडी के अंदर से निकला है। जाओशू उसके पास ही बैठ जाती है और वो उसकी बॉडी के कटे हुए हिस्से की तरफ देख रही होती है तो उसे वहाँ से कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वो उसे कहती है, इसकी बॉडी के अंदर कुछ और भी है। उसकी बॉडी के अंदर हाथ डालती है तो वहाँ से उसे एक रिंग मिलती है। जाओशू उस रिंग को उठाकर कहती है, ये तो बस एक पुरानी सी गोल्ड की रिंग है। साथ ही जाओशू उसे उठाकर फेंकने
फेंकने लगती है और कहती है अब जबकि हमारे यहाँ पर गोल्ड की वैल्यू ही नहीं रही तो फिर मैं इसका रख के क्या करूंगी, मैं इसको फेंक देती हूँ, हमें तो खाना चाहिए था। केन उसे कहता है रुको, इसको फेंकना बात, मुझे लगता है कि ये एक स्पेशल आर्टिफैक्ट है और ये डॉग इसे डायमेंशन के अंदर से लेकर आया होगा। यहाँ पर डायमेंशन का लफ्ज यूज किया जा रहा है तो मैं इसको डंजन ही कह देता हूँ क्योंकि हम लोग डंजन ही सुनते आ रहे हैं बाकी की सीरीज में, ये ज्यादा आसान रहेगा। और यहाँ पर रिंग को ट्रेजर कहा जा रहा है तो मैं इसको आर्टिफैक्ट ही कहूंगा। किन अपनी बहन जाओजू से कहता है जाओजू इस रिंग वाले आर्टिफैक्ट को अपनी उंगली पर पहनो और उसके बाद मुझे बताओ तुम्हें कैसा महसूस होता है। तो जाओजू उस रिंग को अपनी उंगली पर पहन लेती है तो वो उंगली चमकना शुरू हो जाती है। फिर जाओजू अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसे यूज करती है कि उसके अंदर से कौन सी पावर निकलेगी। जैसे ही वो अपने हाथ को सामने की तरफ करती है तो उसके उस आर्टिफैक्ट यानी कि रिंग वाले आर्टिफैक्ट के अंदर से बहुत सारी ब्लू कलर की फायर निकलती है। जाओजू भी ये देखकर बहुत सा हैरान होती है और कहती है अब ये भी यहाँ पर हुआ क्या। किन उसे कहता है ये एक डंजन के अंदर से निकला हुआ आर्टिफैक्ट है, इसके अंदर सुपर एबिलिटीज हैं। इस तरह के बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स डंजन के अंदर से मिलते हैं जो कि दूसरी डायमेंशंस के साथ जुड़े हुए हैं। उन सारे के सारे आर्टिफैक्ट्स के अंदर स्पेशल पावर्स होती हैं। हर आर्टिफैक्ट के अंदर एक डिफरेंट तरह की पावर होती है और मुझे लगता है कि तुम्हारी रिंग के अंदर इन्फर्नो की पावर है, तुम्हारे पास ब्लू फायर है, अब तो हम दोनों के पास ही फायर की पावर आ गई है। जाओजू अपने भाई से पूछती है ये डायमेंशनल क्रैक या फिर ये डंजन क्या है। मुझे लगता है कि हमारी सीरीज के अंदर राइटर ने सब कुछ ही डाल दिया है। इसके अंदर डीमंस भी आ गए, ज़ोंबीज भी आ गए, म्यूटेंट्स भी आ गए, इसके अलावा एलियंस भी आ गए हैं और अब साथ ही उसने इसमें डंजन्स भी डाल दिए हैं। किन यहाँ पर अपनी बहन को इन सारी डायमेंशनल क्रैक्स यहाँ पे डंजन के बारे में बताता है। वो उसे कहता है महामारी का दौर शुरू होने के बाद ही जब यहाँ पर सारी इंसानियत ज़ोंबीज बन गई थी तो उसी वक्त यहाँ पर स्पेशल डायमेंशनल क्रैक्स ओपन होना शुरू हुए। यहाँ पर डंजन्स की तरह की केव्स बनती है जो कि एक अलग डायमेंशन के साथ जुड़ी होती है और इन सारी डंजन्स के अंदर बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं। उन सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद अगर हम लोग उसके एंड तक पहुँच जाते हैं तो हमें वहाँ पर खजाना भी मिल सकता है, यानी कि वहाँ पर हमें ये स्पेशल आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं और इन सारे आर्टिफैक्ट्स के अंदर स्पेशल पावर्स होती हैं। लेकिन वहाँ पर आर्टिफैक्ट तक पहुँचने के लिए हमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ सकता है। किन अपनी बहन से कहता है एक डंजन के अंदर जाने के बाद न सिर्फ हमें वहाँ पर स्पेशल ट्रेजर्स और स्पेशल आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं बल्कि वहाँ पर किसी को स्पेशल ट्रेजर्स की बजाय स्पेशल टेक्निक्स भी मिल सकती है। वो वहाँ पर जाने के बाद अवेकन हो सकते हैं और उन्हें सुपर पावर्स डायरेक्टली मिल जाती है। तो फ्यूचर में इस एपोकलिप्स के दौरान जितने भी सुपर ह्यूमंस थे वो सारे के सारे ज़ोंबीज को मारने के बाद उनके क्रिस्टल्स को निगलने से सुपर ह्यूमन नहीं बने बल्कि इन डंजन्स के अंदर जाने के बाद आर्टिफैक्ट्स को यूज करने पर भी सुपर ह्यूमंस बन सकते हैं। जाओजू अपने भाई से कहती है ब्रदर तुम तो बहुत ज्यादा कूल हो, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। किन उस म्यूटेंट डॉग की तरफ देखता है और कहता है इस म्यूटेंट डॉग के अंदर से हमें एक आर्टिफैक्ट मिला है, मुझे लगता है कि ये किसी न किसी डंजन के अंदर तो गया होगा और वहाँ पर जाने के बाद इसने किसी मॉन्स्टर को मारकर खाया होगा जिसकी वजह से ये आर्टिफैक्ट इसकी बॉडी के अंदर है। अगर यहाँ पर ये किसी डंजन के अंदर गया है और जिंदा बाहर आया है तो इसका मतलब वो डंजन ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर से भरी हुई नहीं होगी, वहाँ पर काफी लो लेवल के मॉन्स्टर्स होंगे, इससे तो कम ही होंगे। और डंजन की एंट्रेंस ये एक जगह पर नहीं टिकती, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी वो अपनी जगह को चेंज कर लेगी, हमें जल्दी से ढूंढना होगा। किन अपनी बहन से कहता है अपनी इस रिंग को रीइंफोर्स करो, उसके बाद मैं इसका डुप्लीकेट बनाऊंगा, एक रिंग तुम अपने पास रख लेना, एक मैं अपने पास रख लूंगा। उसे कहती है ठीक है ब्रदर। फिर वो रिंग को रीइंफोर्स करती है और उसके बाद एक रिंग किन अपने पास रख लेता है और एक उसके पास होती है। तो अब दोनों के पास एक स्पेशल आर्टिफैक्ट हो गया है। इसके डुप्लीकेट करने वाली पावर तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। किन उस रिंग की तरफ देख रहा होता है और कहता है ये रिंग कुछ खास नहीं है, यानी ये हाई क्वालिटी का ट्रेजर नहीं है, इसी वजह से ये म्यूटेंट डॉग इसको उठाकर बाहर ले आया। अगर एक हाई लेवल का आर्टिफैक्ट होता तो ये इसे कभी भी नहीं ला पाता। तो वहाँ पर गली में अपना सारा काम खत्म करने के बाद दोनों भाई बहन वापस अपने घर में आ जाते हैं और टेबल पर बैठकर अपना खाना खा रहे होते हैं। जाओजू अपने भाई से कहती है ब्रदर आज हमने बहुत ही कुछ हासिल किया है, काफी सारे क्रिस्टल भी हाथ लगे और साथ ही एक स्पेशल आर्टिफैक्ट भी लगा है। किन उसे कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इस वक्त तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ नॉर्मल इंसान के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा है और इस वक्त मेरी स्ट्रेंथ एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले में 8 गुना ज्यादा है। और अगर तुम मुझे अपनी पावर्स के साथ इनहेंसमेंट दो तो मेरी पावर डबल हो जाती है, यानी कि 16 गुना ज्यादा हो जाती है एक नॉर्मल इंसान से। जाओजू अपने भाई से पूछती है ब्रदर एक नॉर्मल इंसान से 16 गुना ज्यादा पावर होना इसका क्या मतलब है, मुझे ये समझाओ। केन उसे कहता है तुम इसको ऐसे समझ सकती हो, हम लोग सुपर पावर्स वाले ह्यूमन हैं और एक नॉर्मल इंसान जैसे कि हम लोग पहले हुआ करते थे क्रिस्टल्स को निगलने के अलावा। अगर यहाँ पर मैं पहले वाला इंसान होता और अब का इंसान होता, मुझ में और नॉर्मल इंसान में 16 गुना पावर का फर्क है। जाओजू उसकी बात सुनने के बाद कहती है ब्रदर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। केन उसे कहता है आज सारा दिन हमें वहाँ पर वो डंजन का रास्ता नहीं मिला, अगर हमें डंजन का रास्ता मिल जाता तो हमारी स्ट्रेंथ इससे भी ज्यादा बढ़ जाती। फिर केन उसे कहता है चलो अब जाकर सो जाओ, हम लोग कल सुबह दोबारा से अपनी हंटिंग को स्टार्ट करेंगे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के मिशन को चालू करेंगे। वो दोनों जाकर अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। वे दोनों ही भाई बहन एक ही बिस्तर पर सोते हैं तो दोनों एक ही बिस्तर पर सोए होते हैं। उसी वक्त केन को आवाज आती है जैसे कि उसने
उसने बाहर से कोई सुना है। जाओजू भी उठ जाती है और कहती है ब्रदर क्या हुआ, क्या कोई ज़ॉम्बी है? किन उसे कहता है खामोश रहो, आवाज मत करो, मुझे लगता है कि बाहर कोई है, हमारी गैलरी में कोई है। किन जल्दी से उठता है, अपनी रॉड को भी हाथ में पकड़ता है और जाकर जैसे ही वो अपने दरवाजे को खोलता है तो दरवाजे के बाहर एक बड़ा सा सेंटीपीड मॉन्स्टर होता है। वो सेंटीपीड मॉन्स्टर किन के ऊपर अटैक कर देता है। किन जल्दी से अपनी रॉड को सामने करते हुए उसे रोक रहा होता है। तो ये वाला सेंटीपीड मॉन्स्टर एक बग मॉन्स्टर है, यहाँ पर सेंटीपीड है, टांगे इसकी काफी ज्यादा है, ये एक एलियन स्पीशीज से है। किन अपनी बहन से कहता है जाओजू ध्यान रखो, यहाँ पर मॉन्स्टर्स आ चुके हैं, और साथ ही किन उस बग मॉन्स्टर को पीछे की तरफ धक्का देते हुए बाहर निकाल देता है। जाओजू भागती हुई अंदर आती है और कहती है ब्रदर अभी मुझे तुम्हारी पावर्स को इनहेंस करना है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है तब तक तो किन ने अपनी रॉड को उसके सर में दंसा दिया होता है, उसने उस बग मॉन्स्टर को मार दिया होता है। किन अपनी बहन से कहता है तुम्हारी रीइंफोर्समेंट की पावर के बिना इस तरह के छोटे मॉन्स्टर्स को मारना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। और फिर साथ ही जाओजू अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसे इनहेंसमेंट दे देती है। जाओजू अपने ब्रदर से कहती है आहे ये किस किस्म का कीड़ा है, ये तो बहुत ही गंदा दिख रहा है। उसकी तरफ देखता और कहता है ये कोई बग नहीं, ये तो एक मेटल सेंटीपीड है जो कि एलियन स्पीशीज से है। ऐसा तो नहीं कि इन सभी ने आर्मी वालों को हरा दिया है, आर्मी वाले इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे और ये यहाँ तक पहुँच आए हैं। किन कहता है ये मेटल सेंटीपीड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकता, लेकिन ये यहाँ तक पहुँचा कैसे? जाओजू अपने भाई से कहती है ब्रदर तुम इस सेंटीपीड मॉन्स्टर को देखकर इतनी ज्यादा घबराए हुए क्यों हो? इसके साथ कोई मसला है या तुम इसे पहले से जानते हो? उसी वक्त उनके ऊपर एक लेजर अटैक होता है। जल्दी से अपनी बहन को सर से पकड़ता और कहता है जल्दी से नीचे झुको, हमारे ऊपर अटैक हुआ है। तो दोनों इस अटैक से बचते हुए सामने की तरफ देखते हैं तो उनके सामने एक फायरफ्लाई मॉन्स्टर होता है। ये वही एलियन स्पीशीज का फायरफ्लाई है जो कि अपने पिछवाड़े से लेजर बीम छोड़ सकता है। किन उसकी तरफ देखता और कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, एलियन स्पीशीज यहाँ तक आ गई है, अब से हमारी ये फाइट काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है, हमें इससे बचना होगा क्योंकि ये काफी ज्यादा तेज होते हैं, ऊपर से ये हमारे ऊपर लेजर से अटैक कर सकते हैं। आज यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 9 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? एंड ऑफ वर्ल्ड की एपिसोड 10 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था किन और उसकी बहन दोनों अपने रूम में सो रहे होते हैं कि रात के वक्त उन्हें आवाज आती है कि उनके घर के बाहर कोई है, और किन जल्दी से अपनी रॉड को उठाता है और दरवाजा खोलता है तो वहीं पर एक मेटल सेंटीपीड होती है जो कि एक एलियन स्पीशीज से है और वो उनके ऊपर अटैक करती है। किन उसको जल्दी से मार देता है, जबकि उसी वक्त वहाँ पर वो फायरफ्लाई स्पीशीज के वो कीड़े भी उड़ते हुए आ जाते हैं जो कि अपने पिछवाड़े से लेजर बीम छोड़ सकते हैं और वो उनके ऊपर लेजर बीम से अटैक करता है। किन उसकी तरफ देखता और कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, ये तो फायरफ्लाई गैंग से है और ये लोग यहाँ पर खाना चोरी करने के लिए आए हैं। किन अपनी बहन से कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, ये सारे के सारे कीड़े ये यहाँ पर खाना चोरी करने के लिए आए हैं और ये बहुत ज्यादा तेज होते हैं और ऊपर से ये लेजर बीम भी छोड़ सकते हैं। अपनी बहन से कहता है तुम पीछे रहना, मैं इसके ऊपर अटैक करके इसको मारता हूँ। किन अभी अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है कि वो कीड़ा जंप करते हुए किन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। किन जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है और साथ ही अपनी रॉड के साथ ऊपर से नीचे की तरफ जंप करते हुए उसके सर में अपनी रॉड को घोंप देता है और उस कीड़े को वहीं पर मार देता है। फिर किन अपनी बहन से कहता है जाओजू तुम्हें अपने आसपास ध्यान रखना होगा और बहुत ही होशियार रहना क्योंकि ये कीड़े अकेले नहीं आते, इसके साथ इसके और भी बहुत सारे दोस्त होंगे, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा होशियार रहना है। उसी वक्त उनके सामने से एक और लेजर बीम गुजरती है यानी कि उनके ऊपर दोबारा से अटैक होता है। किन जल्दी से अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने सामने एक शील्ड बना लेता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। जाओजू जल्दी से भागती हुई अपने भाई की तरफ आगे बढ़ती है और कहती है ब्रदर क्या तुम ठीक हो? उससे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्र है कि मैंने टाइम के ऊपर अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था, वरना इस डेडली रे से मैं तो मर चुका होता कि ये लेजर बीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसी वक्त सामने की तरफ किन देखता है तो उनके घर की खिड़की को तोड़ते हुए एक कीड़ा उसके सामने खड़ा होता है जो कि अपने पिछवाड़े से लेजर बीम छोड़ रहा है और साथ ही उस कीड़े की आंखें भी रेड होती हैं यानी कि वो पहले वाले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो दोबारा से अपनी लेजर बीम को एक्टिवेट करता है और उनके ऊपर शूट करने वाला है। भागता हुआ अपनी बहन की तरफ आगे बढ़ता है और उसे कहता है जाओजू जल्दी से यहाँ से भागो, यहाँ पर अटैक होने वाला है। वो उसका हाथ पकड़ता है और भागते हुए दोनों अपने रूम से बाहर निकल आते हैं। जाओजू अपने भाई से कहती है ब्रदर अब हम लोग कहाँ पर जाएंगे? इन लोगों ने तो हमारे घर के ऊपर कब्जा कर लिया और साथ ही हमारे सारे खाने पर भी, हमारे पास खाना भी नहीं बचा, हमने उस सारे खाने को इकट्ठा किया था। केन उसे कहता है ये सारे के सारे खाना चोरी करने वाली गैंग से हैं, इनको फूड स्क्वेंजर्स भी कहा जाता है। इन सभी का लीडर एक फायरफ्लाई है जो कि अपने पिछवाड़े से लेजर बीम फायर कर सकता है और इनका लीडर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पर अगर 10 ऐसे ह्यूमंस होते जिनके पास सुपर पावर्स हैं तो वो भी उस फायरफ्लाई का मुकाबला नहीं कर पाते, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो लोग अभी भागते
भागते हुए जा रहे होते हैं कि उसी वक्त सामने वाली दीवार टूटती है और उस दीवार के अंदर से लेजर बीम बाहर की तरफ निकलती है और वो लोग बड़ी मुश्किल से उस लेजर बीम से बचते हुए घर से बाहर निकल आते हैं और वो सड़क के ऊपर भागना शुरू करते हैं। इस वक्त वो बिल्कुल ओपन में है और वो कीड़ा हवा में उड़ रहा है और ऊपर से उनके ऊपर लेजर बीम से अटैक कर रहा होता है। किन अपनी बहन से कहता है रुकना मत और भागती रहो। ऐसे पीछे से लेजर बीम के साथ उनके ऊपर अटैक होता है। ज़ाओजू आगे होती है और किन बेचारा पीछे रह जाता है। किन उसकी फायर से बचते हुए ऊपर की तरफ जंप करते हुए उस फायर से निकल आता है। किन वहीं पर रुक जाता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि ये कीड़ा इस तरह हमारी जान छोड़ने वाला है, ये तो हमें मार कर ही रहेगा और इस वक्त हम लोग ओपन में आ चुके हैं, ये बार बार हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। वो वहीं पर खड़े खड़े अपनी फायर को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है चलो पहले इस कीड़े का मुकाबला कर लेते हैं। उसका फायर बॉल सीधा जाकर उस कीड़े के साथ टकराता है और वो बाघ कीड़ा वहाँ से हटता भी नहीं है। उसके फायर अटैक को सामने से फेस करता है। वहाँ पर हवा में एक जबरदस्त धमाका होता है। ज़ाओजू चिल्लाकर अपने भाई से कहती है ब्रदर क्या तुमने उस कीड़े को मार दिया? किन उसे कहता है तुम्हें किसने कहा कि यहाँ पर रुको, चलो जल्दी से भागना शुरू करो, हम लोग यहाँ पर रुक नहीं सकते। लेकिन जैसे वहाँ से धमाके का इफेक्ट हटता है तो वहाँ पर दिखाते हैं वो कीड़ा अभी भी हवा में होता है। किन कहता है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से ये सामने से हटने की भी कोशिश नहीं कर रहा, मेरे अटैक्स को सामने से फेस कर रहा है, यानी कि ये मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरी फायर के साथ इसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। किन फिर से अपने हाथ पर अपनी फायर बॉल को एक्टिवेट करता है और कहता है चलो फिर देखते हैं हम दोनों में से किसकी फायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेजर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर मेरी फायर पावर। और वो दोनों ही अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। एक तरफ से वो कीड़ा अपने लेजर बीम को छोड़ता है और दूसरी तरफ से किन अपनी फायर बॉल को छोड़ता है, लेकिन किन की फायर उसके लेजर से हार जाती है। जल्दी से पीछे की तरफ जंप करते हुए उसके लेजर के अटैक को अवॉइड करता है और कहता है अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम्हारे लेजर मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम वैसे भी मुझसे स्ट्रॉन्ग हो। उसी वक्त किन अपनी बहन की तरफ देखता है तो वो वहीं पर खड़ी होती है और अपनी पावर्स को कंसंट्रेट कर रही होती है। किन अपनी बहन से कहता है ज़ाओजू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ से भागी क्यों नहीं, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? वो उसे कहती है मैं यहाँ पर एक नई पावर क्रिएट कर रही हूँ, मैं अपनी सारी की सारी फायर पावर को कंडेंस कर रही हूँ। वो अपनी पावर को कंडेंस करने के बाद सामने की तरफ उस फायर बॉल को रिलीज करती है जो कि सीधा उस कीड़े के ऊपर जाकर लगती है और वो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। इतनी सारी पावर को कंडेंस करने की वजह से ज़ाओजू भी काफी ज्यादा थक चुकी है। किन कहता है लगता है कि वो कीड़ा कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा है, उसे लगता है कि वो हमसे काफी स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से वो हमारे अटैक्स को डॉज भी नहीं कर रहा। लेकिन ज़ाओजू ने क्योंकि अपनी फायर पावर को कंडेंस किया हुआ था, इसी वजह से इसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। वो कीड़ा ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है। उस कीड़े के गिरने के बाद किन अपनी बहन से पूछता है ज़ाओजू ये तुमने कैसे किया? ज़ाओजू से कहती है ब्रदर तुम्हें तो पता है कि मेरी पावर इन्फोर्समेंट है, मैंने अपनी सारी फायर पावर को कंडेंस किया और एक फायर बॉल बनाया और उसके बाद उसके ऊपर अपनी इन्फोर्समेंट की पावर को यूज किया तो ये बहुत ही इफेक्टिव हो गया और इसकी पावर बढ़ गई। किन भी काफी ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है ज़ाओजू तुम सबसे बेस्ट हो, फाइटिंग में तुम्हारा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, चलो अब बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे जाकर मारता हूँ। किन कहता है इस फायरफ्लाई की पावर एक नॉर्मल इंसान से 20 गुना ज्यादा है और इस वक्त ज़ाओजू की मेरे पावर को इनहेंस करने के बाद मेरे पास एक नॉर्मल इंसान से 16 गुना ज्यादा पावर है, यानी कि इससे अभी भी 4 गुना कम पावर है। वैसे तो डायरेक्टली मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन अब जबकि ज़ाओजू ने इसे काफी जख्मी कर दिया और ये नीचे गिर चुका है, मुझे लगता है कि मैं इस मौके का फायदा उठाकर इसको आसानी से मार सकता हूँ। वो कीड़ा नीचे गिरने के बाद अभी भी फड़फड़ा रहा होता है और वापस से उड़ने की कोशिश करता है। किन बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है, साथ ही अपना एक डबल गैंगर बना लेता है। वो अपना एक डुप्लीकेट बनाता है। किन का रियल और उसका डुप्लीकेट बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं और उस कीड़े के परों के ऊपर अटैक करते हैं और उसके परों को काट देते हैं। कि वो फायरफ्लाई वहाँ पर उड़ने की कोशिश करता है तो ये दोनों आगे बढ़ते हैं और अपने नाइफ के साथ उसके परों को काट देते हैं। लेकिन जैसे वो उसके परों को काट देते हैं किन अपनी बहन की तरफ देखता है तो उसकी बहन खांसते हुए वहीं पर नीचे गिर जाती है। इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है अब ज़ाओजू को क्या हो गया। साथ ही वो इसी बारे में सोच रहा होता है कि आखिर उसको ऐसा क्या हुआ। असल में उसकी पावर्स के ज्यादा यूज होने की वजह से उसको एक काफी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि किन ने यहाँ पर अपना एक डबल गैंगर बनाया है, अपना डुप्लीकेट बनाया है और पहले वो सिर्फ अपनी इन्फोर्समेंट की पावर को एक किन के ऊपर अप्लाई कर रही थी। अब जबकि किन 2 बॉडीज में हो गया है तो उसकी पावर भी डबल हो गई है, जिसकी वजह से ज़ाओजू को काफी बड़ा झटका लगा है। तो उसके बाद किन जल्दी से अपने डुप्लीकेट को गायब कर देता है ताकि ज़ाओजू के ऊपर ज्यादा बोझ न पड़े। तो सामने की तरफ देखता है तो वो फायरफ्लाई दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है और वो अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो धड़ाम से करके फिर से नीचे गिर जाता है क्योंकि वो उड़ नहीं सकता, उसके पंख तो कट चुके हैं। किन कहता है चलो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि ये फायरफ्लाई दोबारा से उड़ नहीं सकता, अगर ये उड़ पाता तो ये दोबारा से हमारे ऊपर अटैक करता। किन उस कीड़े को वहीं पर छोड़ देता है, वो उसे मारता नहीं है और वो अपनी बहन के पास चला जाता है और उसे कहता है ज़ाओजू चलो जल्दी से उठो, हमें यहाँ से भागना होगा पहले कि वो कीड़ा फिर से उठकर हमारे पीछे आ जाए। से भी अब वो उड़ नहीं सकता, अगर वो उड़ पाता तो हमारे पीछे आ जाता, लेकिन चलकर वो हमारे पीछे इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाएगा। तो दोनों जैसे वहाँ से निकलने लगते हैं तो वो सामने देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उनके सामने एक डिमोनिक बीस्ट होता है। किन ये
देखकर बोसदा चौंक जाता और कहता अब ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक डिमोनिक बीस्ट है। मेरे फ्यूचर में डिमोनिक बीस्ट तो बोसदा कम थे और पिछले कुछ ही दिनों में मैंने 2 डिमोनिक बीस्ट को फेस भी कर लिया। लेकिन साथ ही किन जब उसे गौर से देखता है, किन कहता है नहीं ये एक डिमोनिक बीस्ट नहीं है, ये तो एक नॉर्मल ज़ॉम्बी है जो कि इवॉल्व होने के बाद एक इंसेक्ट टाइप का मॉन्स्टर बन गया है और लगता है कि ये हमारी बैटल की आवाज सुनने के बाद यहाँ पर आ गया है। तो इस बार उसका सामना एक बड़े से स्पाइडर ज़ॉम्बी के साथ हुआ है जो कि एक म्यूटेड ज़ॉम्बी बन चुका है। अपनी टांग को ऊपर उठाते हुए किन के ऊपर अटैक करता है। किन अपनी रॉड को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। वो बार बार अपनी टांग को उठाकर किन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, बिल्कुल एक तलवार की तरह। किन कहता है इस मॉन्स्टर के पास एक नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज्यादा पावर है और मेरे पास फिलहाल सिर्फ 8 गुना ज्यादा पावर है, क्योंकि ज़ाओजू इस वक्त अपनी इनहेंसमेंट की पावर को यूज नहीं कर सकती, इसलिए ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसी वक्त ज़ाओजू को दिखाते हैं। ज़ाओजू फिर से अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने ब्रदर को इनहेंसमेंट की पावर देती है। किन अपनी बहन से कहता है ज़ाओजू तुम्हें दोबारा से अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम अपनी पावर्स को ठीक से यूज नहीं कर पा रही तो इसको यूज मत करो, ऐसा ना हो कि तुम फिर से बेहोश हो जाओ। इस चीज को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको आसानी से हरा लूंगा, मेरे पास एक प्लान है। फिर किन पीछे की तरफ भागता है और उस स्पाइडर ज़ॉम्बी से कहता है चलो जल्दी से मेरे पीछे आओ, मेरा पीछा करो। और वो स्पाइडर ज़ॉम्बी भी उसका पीछा करता है और बार बार अपनी टांगों के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। उनको लगता है कि शायद वो उसको रोक सकता है, लेकिन वो अपनी दोनों टांगों को ऊपर की तरफ उठाते हुए किन की बॉडी के अंदर धंसा देता है। ज़ाओजू दूर खड़ी ये देखकर रोना शुरू कर देती है और कहती है ये क्या हुआ, इसने तो मेरे ब्रदर को मार दिया। उस स्पाइडर ज़ॉम्बी की दोनों टांगे जो कि किन की बॉडी के अंदर धंसी होती हैं, वो उन दोनों टांगों को अपने हाथ से पकड़ लेता है। इसी वक्त दिखाते हैं कि वो फायरफ्लाई कीड़ा भी उनके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। ज़ाओजू अपने भाई से कहती है ब्रदर जल्दी से यहाँ से हट जाओ, वो कीड़ा भी हमारे काफी करीब पहुंच चुका है और अपनी लेजर बीम से अटैक करने वाला है। वो जल्दी से अपने पिछवाड़े में अपनी लेजर बीम को इकट्ठा करता है और निशाना लगाता है। किन ने अभी तक उस स्पाइडर ज़ॉम्बी की टांगों को पकड़ा हुआ है, उसने उसको वहाँ पर फिक्स कर दिया है ताकि वो उसकी लेजर बीम से बच न सके। वो लेजर बीम सीधी आकर उन दोनों के ऊपर पड़ती है। भी वहीं पर उसकी टांगे पकड़कर खड़ा होता है और वो दोनों ही धमाके की जद में आते हैं और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है उस लेजर बीम की वजह से। ज़ाओजू वहीं पर खड़ी खड़ी रोना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि उसका भाई यहाँ पर मर गया है उसी स्पाइडर डीमन के साथ। लेकिन उसी वक्त किन पीछे से निकलता है और उसे कहता है ज़ाओजू तुम यहाँ पर खड़ी रो क्यों रही हो, चलो जल्दी से यहाँ से भागते हैं। ज़ाओजू से कहती है ब्रदर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, फिर वो उस धमाके में कौन था। वो उसे कहता है जैसे ही उस स्पाइडर डीमन ने पहली बार मेरे पर अटैक किया था उसी वक्त मैंने अपना डुप्लीकेट बना लिया था और डुप्लीकेट उसके पास था, जबकि ओरिजिनल मैं यहाँ पर हूँ। मैंने अपने डुप्लीकेट को चारे के तौर पर यूज किया और उसकी टांगों को पकड़कर उसे वहीं पर फिक्स कर दिया ताकि वो दूसरा फायरफ्लाई उसके ऊपर अपनी लेजर से अटैक करे और दोनों को मार डाले। ज़ाओजू से कहती है ब्रदर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा समझदार हो, मुझे भी पता नहीं चला, मैं भी बेवकूफ बन गई। तो किन का डुप्लीकेट भी वहाँ पर उस फायरफ्लाई के अटैक की वजह से बहुत ज्यादा जख्मी होता है और वहीं पर गिरकर मर जाता है। और जैसे वो मरता है उसी वक्त किन को भी महसूस होता है। किन कहता है हालांकि वो सिर्फ मेरा एक डुप्लीकेट है, लेकिन मरने की वजह से उसे जितना ज्यादा दर्द हुआ है वो सारे का सारा दर्द मेरी बॉडी में भी आ गया है। किन कहता है चलो इतना दर्द तो मैं बर्दाश्त कर ही सकता हूँ, इसका हमारी जान तो बच गई है। वो अपनी बहन से कहता है चलो यहाँ से निकलते हैं और उस कीड़े की तरफ भी दिखाते हैं। वो फायरफ्लाई अभी तक जिंदा है और उन्हीं की तरफ ही देख रहा होता है, लेकिन वो दोनों भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।